Hello everyone, good afternoon to all. मैं पूजा पिपटू लॉ फैकल्टी वेलकम टू फिल फॉर्म। सबसे पहले मेरे को बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये हमारे कुछ ग्रुप्स है, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यदि आप इनसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम ये हमारे फिल फॉर्म ऐप पर वेरियस अलग अलग सब्जेक्ट्स के कोर्सेज जो है वो चलाए गए हैं। यदि आपके आसपास किसी ने भी कोई भी कोर्स परचेज करना हो जो कि अवेलेबल हो हमारे फिल फॉर्म ऐप पर, तो आप उनको बोल सकते हैं। यदि आप पूजा कोड पूजा 10 यूज करेंगे देन आपको 10% ऑफ मिलेगा। और यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलेंगे नोट्स विद पीवाईक्यू विद आंसर एंड 100+ मॉक टेस्ट। ऑडियो वीडियो के बारे में बता दीजिए। मेरे एक्सेस में बढ़िया आ रही है ऑडियो वीडियो, लेकिन किसी को भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं तब तक बाकी सब आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। Pues me agarré algo. बात करते हैं, हमने कल भी डिस्कस किया था एक्स्ट्रेडिशन असाइलम। एक्स्ट्रेडिशन को थोड़ा सा देखा था, लेकिन असाइलम को हमने डिस्कस नहीं किया था। लेकिन आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक्स्ट्रेडिशन को और असाइलम को। गुड आफ्टरनून रश्मि, हम आप ही का वेट कर रहे थे कि आप सभी आ जाएं, जो भी क्लास अटेंड करते हैं डेली वो सारी आ जाएं, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज एक्सट्रेडिशन। तो बोला था कि हमने देखा था कि एक्सट्रेडिशन क्या होता है। एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो भी क्रिमिनल है, जिस भी पर्सन ने कोई अपराध किया है, वो अपने देश को, जैसे कि इसने ए नाम का कोई पर्सन है जिसने कि हमारे इंडिया में कोई क्राइम किया और फिर वो वहां से भाग गया, अदर कंट्री में चला गया, तो ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बुलाया जाता है। जो भी जिस भी पर्सन ने वो क्राइम किया है और हम अपने देश को छोड़कर भाग गया है, तो उस देश में दोबारा से बुलाया जाता है ताकि उसे पनिश जो है किया जा सके। ठीक है, तो एक्सट्रेडिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्रिमिनल को वापस बुलाया जाता है। ठीक है, जहां उसने अपराध किया है, मतलब जहां उसने अपराध किया है उस एरिया में, उस देश में जो है वो उसको वापस बुलाया जाता है जब वह ऐसे देश के लिए फरार हो गया है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि कंट्री इन विच ही हैज कमिटेड द क्राइम मे ट्राई हिम डिफरेंटली। है कि जिस देश में भी उसने अपराध किया है वह उस पर अलग तरह से मुकदमा चला सकता है। ठीक है, और ही मे ऑल्सो, या यस रश्मि, प्रोसेस है। ठीक है, और ही मे ऑल्सो बी अ केस दैट, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो बता दीजिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होएगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, he may also be the case that he has absconded to run away in the middle of the legal proceeding। बोला है कि यह भी मामला हो सकता है कि कानूनी कार्यवाही के बीच में वो फरार हो गया। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि केस उस पर चला गया। ठीक है, मतलब एक पर्सन था, उस पर केस चला और केस चल रहा था, मतलब फाइल वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, तो बीच में वो या तो बीच में केस के बीच में ही वो
लीगल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ चल रही थी, वो भाग गया, अदरवाइज या तो उससे पता चल गया, मतलब उसने कोई ऑफेंस किया और उसको अभी तक सजा नहीं मिली है, तब भी वो बोल रहा है भाग गया। मतलब अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, केस टू केस ये डिपेंड करता है। दस इट इज असेंशियल टू ब्रिंग हिम बैक इन द ऑर्डर टू फिनिश द ट्रायल। बोला है कि इस प्रकार प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उसे वापस लाना जो है वो आवश्यक है। और द एविडेंस एंड द विटनेस ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंट्री, जो भी सबूत और गवाह उस देश में मौजूद है। ठीक है, फिर है ये एक बोला है, दिस इज ऑल्सो टू प्रिवेंट द ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल। बोला है कि ये अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी है, क्योंकि यदि ऐसा हो कि ऐसे बुलाया ही ना जाए किसी को, तो हर कोई पर्सन कल दूसरे ही दिन क्या कर लेगा, किसी का मर्डर कर देगा, किसी के साथ कुछ भी मतलब कोई भी ऑफेंस कर देगा, और वो अपने देश को छोड़कर भाग जाएगा, या दूसरे देश से भी कोई पर्सन आएगा, वो भी अपने हमारे देश में या किसी और देश में भी आया और उसने भी कोई ऐसा अपराध कर दिया, जैसे क्राइम, जैसे मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, कुछ भी कर दिया। और बट बोला था ना कि पॉलिटिकल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑफेंस कर दिया, ठीक है, और उस ऑफेंस को करके वो उस देश से भाग गया, ठीक है, तो उस इस प्रक्रिया से हम उसको वापस ला सकते हैं ताकि उनको पनिशमेंट मिले सके। ठीक है, यदि ऐसा हो कि उनको वापस बुलाने की कोई जो है वो प्रोसेस ही ना हो, तो क्या होएगा, तो हमारे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल है, मतलब इंटरनेशनल सिचुएशन भी है क्रिमिनल को लेकर, वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। मतलब देश, मतलब हमारी ही कंट्री में नहीं, किसी और कंट्री में भी ऐसा ही होता रहेगा कि हर कोई पर्सन एक जगह से क्राइम कर रहा है और फिर वहां से भाग जा रहे हैं। ठीक है, सम क्रिमिनल होप फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री कमिटिंग अ क्राइम। ये जो है कुछ अपराधी अपराध करते हुए किसी एक देश से दूसरे देश में घूमते रहते हैं, मतलब अपराध करने के लिए उनका पर्पस ही होता है, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी भी करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोग ऐसा करते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, एक देश में जाएंगे, दूसरे देश में जाएंगे, वहां जाएंगे, कुछ भी ऐसा कर देंगे। ठीक है, थ्रू द ट्रेडिशन through the extradition, justice can be brought by the bringing them back to the country and they have committed the crime and punishing him। बोला है कि इस प्रक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उन्हें अब उन देशों में वापस लाकर न्याय लाया जा सकता है जिन्होंने अपराध किया है और उन्हें दंडित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ यह तक हमने देख लिया था, थोड़ा सा ये भी देख लिया था पॉलिटिकल क्राइम, और उसके बाद हम असाइलम, अब नया टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं, हमने देखा था कि नो एक्सट्रेडिशन ऑफ द पॉलिटिकल क्राइम क्रिमिनल। बोला है जो राजनीतिक अपराधी हैं उनका एक्सट्रेडिशन नहीं होगा, मतलब यदि मतलब सारे ही ऑफेंस के मामले में क्या होगा कि एक्सट्रेडिशन होगा, मतलब दूसरे देश जो है वो यदि उनके देश में कोई पर्सन चला भी गया है जो मतलब क्राइम करके गया है, मर्डर करके गया है, उसको वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन जब बात आएगी पॉलिटिकल क्रिमिनल की, तो उसे जो है वापस नहीं बुलाया जाएगा, मतलब बुलाया तो जाएगा, मतलब हम कोशिश भी करेंगे उनको बुलाने की, तो दूसरा दूसरा देश जो है वो उसको हमें सौंपने के लिए जो है वो लाइबल नहीं होगा। ठीक है, द ट्रेंड ऑफ द नो ट्रेडिशन ऑफ द पॉलिटिकल क्राइम ये स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रिवोल्यूशन के कारण, जब हमारी फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी उसके दौरान जो है ये हमारा एक्सट्रेडिशन ऑफ द पॉलिटिकल, नो एक्सट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्राइम का ये ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद ये अदर कंट्रीज में भी जो है वो फॉलो होना शुरू हो गया। और उसमें बोला गया कि नो कमीशन और ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफाइंड पॉलिटिकल क्राइम। कोई भी बोला आज तक हम ये डिफाइन नहीं कर पाए, ना तो कोई कमीशन और डिफाइन कर पाई, ना तो ऑर्गेनाइजेशन का डिफाइन कर पाई कि पॉलिटिकल क्राइम होता क्या है। और द वर्ड इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड इन इंटरनेशनल लॉ, और ना ही ये वर्ड जो है वो इंटरनेशनल लॉ में डिफाइन है। बट अपने वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट इफ अ पर्सन कमिट अ क्राइम विद द पॉलिटिकल मोटिव, मतलब किसी पर्सन ने क्राइम किया हुआ है किस पर्पज से, पॉलिटिकल मोटिव से किया हुआ है, देन दैट क्राइम इज सेट कैन बी सेट टू बी अ पॉलिटिकल क्राइम। बोला है कि किसी पर्सन ने कमिट किया क्राइम किस मोटिव में, मोटिव से हमारा पॉलिटिकल मोटिव से। ठीक है, देन हम कह सकते हैं कि क्राइम कैन बी सेट
टू बी अ पॉलिटिकल क्राइम। तो ये क्राइम क्या होगा? पॉलिटिकल क्राइम होगा। फिर इन केस हमने देखे थे री कैस्ट्रॉनी, ये केस देखा था इन द केस ऑफ द री कैस्ट्रॉनी केस। इसमें प्रिजनर को वो चार्ज किया गया था विद द मर्डर ऑफ द लुंगी रसोई राशि। ठीक है, लुंगी रसी की हत्या के लिए जो है वो उसे चार्ज किया गया था। और जो मर्डरर था, ठीक है, वो इंग्लैंड से भाग गया था, सॉरी स्विट्जरलैंड से भाग कर इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, स्विट्जरलैंड से इंग्लैंड चला गया, मतलब वहां पर उसने स्विट्जरलैंड में ऑफेंस किया, मर्डर किया और इंग्लैंड को चला गया। और जब गवर्नमेंट ने इंग्लैंड की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करा कि हमारा ऐसे ऐसे कोई पर्सन है जिसने ऑफेंस करा है और आप उसको उसे हमें वापस कर दो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया स्विट्जरलैंड की रिक्वेस्ट को फॉर द एक्सट्रेडिशन। देन कोर्ट में ये मामला गया। देन एक्यूज्ड मर्डरर इन द ऑर्डर टू कॉज अ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। तो ये पता लगा कि अदालत ने माना कि आरोपी ने क्या किया है? जो भी राजनीतिक अशांति पैदा करने वाले लोग थे, वालों की हत्या की है। ठीक है, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया तो एक्यूज ने मर्डर किया है किसका? जो कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, एंड दिस इज अ क्राइम ऑफ द पॉलिटिकल नेचर। तो ये क्राइम जो है वो पॉलिटिकल नेचर का है, और इसी कारण ड्यू टू द फैक्ट ही हैज अ पॉलिटिकल क्राइम क्रिमिनल एंड इंग्लैंड वाज नॉट ऑब्लाइज्ड टू एक्सट्राडिट हिम। ठीक है, कि इंग्लैंड जो है वो ऑब्लाइज नहीं है उसको वापस करने के लिए, एक्सट्राडिट करने के लिए। ठीक है, और एक और हमने केस देखा था हमारा मुनियर केस, इन रे मुनियर 1894 का केस देखा था। ठीक है, ठीक ठीक है। मैं तो हिंदी में भी पढ़ती हूँ, मतलब समझ तो आ ही जाता है ना हिंदी में भी। ठीक है, आ, दोबारा से करवाती हूँ। ठीक है, कि एक्सट्रेडिशन क्या होता है? कि एक प्रोसेस होती है, प्रत्यर्पण बोलते हैं उसे। और इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो भी पर्सन जिसने भी क्राइम किया है, एक अपराधी को उस राज्य से वापस लाने की एक प्रक्रिया है जहां उसने अपराध किया है। ठीक है, वह जब वह अपने देश के लिए, एक मिनट, देश के लिए फरार, मतलब देश में कोई क्राइम किया और वहां से वो फरार हो गया था। ठीक है, और उसके बाद बोला है कि एक पर्सन जो है कभी भी, मतलब जिस देश में उसने अपराध किया है, वह उस पर अलग तरह से मुकदमा चला सकता है। अपनी जैसे कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि उस पर्सन ने किस नेचर का ऑफेंस किया हुआ है और उसे किस तरह से वो ट्रायल करेंगे, किस तरह से उसको, उसके खिलाफ मुकदमा जो है वो चलेगा। यह भी मामला हो सकता है कि वो कानूनी कार्यवाही के बीच में फरार हो गया। ठीक है, हाँ, तो आप ना राजीव जी, आप क्लास में आते हैं तो आप मतलब बता दीजिए अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, ऐसे मैं तो वैसे छोड़ती ही नहीं हूँ, मैं हम हिंदी में ही समझाती हूँ, पर पता नहीं आपको यदि थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर बता सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो बोला है कि इस तरह से ये मामला हो सकता है कि यदि कोई पर्सन जो है कानूनी कार्यवाही के बीच में ही फरार हो गया, मतलब ऐसा हुआ कि ऑफेंस चला और ऑफेंस के मतलब उस पर केस चला और ट्रायल के बीच में ही वो केस फाइल हुआ, एक दो हेयरिंग हुई, मतलब एक दो बार उसे कोर्ट में बुलाया गया। ठीक है, पेशियां हुई और उसके बाद वो बीच में ही फरार हो गया। तो इस प्रकार जो है परीक्षण को पूरा करने के लिए उसे वापस लाना जो है वो आवश्यक है, मतलब उस केस को पूरा सुनने। जी हाँ जी, आप ही नहीं, हमेशा ही लाइव क्लास में है, 4 to 5 पीपल ही अटेंड होते हैं। मतलब कल तो मेरी क्लास में 5 पीपल थे, आज 4 है। ठीक है, और बाकी जो है वो जब मैं देखती हूँ तो लगभग 11 to 12 स्टूडेंट हैं हमारे अभी तक के कोर्सेज में, तो वो बाकी रिकॉर्डिंग ही देखते हैं। जी जी राजीव। फिर बोला है कि हम देखते हैं कि जब हम अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए बोला है, ये एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस क्यों चलाया गया? ताकि अंतरराष्ट्रीय जो अपराधी हैं उनको रोका जा सके, ताकि इस प्रकार का अपराध जो है वो हो ही ना, और कुछ अपराधी अपराध करते हुए ही एक देश से दूसरे देश में घूमते रहते हैं।
ठीक है। तो एक्सट्रेडिशन इसके माध्यम से उन देशों में वापस लाकर न्याय जो है वो लाया जा सकता है, जिन्होंने अपराध किया है उन्हें दंडित जो है वो किया जा सकता है। ठीक है। फिर बात करते हैं कि नो एक्सट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्राइम। फिर बोला है कि जो अपराध, राजनीतिक अपराधी, यदि किसी ने पॉलिटिकल क्राइम किया है, राजनीतिक अपराध किया है, तो उसको एक्सट्रेडिशन जो है वो नहीं किया जाएगा, उसका प्रत्यर्पण जो है वो नहीं किया जाएगा। मतलब उसको दूसरे देश को नहीं सौंपा जाएगा जहां पर वो ऑफेंस करके गया है। यदि ऑफेंस कैसा होएगा, अपराध कैसा होएगा, पॉलिटिकल, राजनीतिक अपराध होगा। ठीक है। तो बोला है राजनीतिक अपराधियों के एक्सट्रेडिशन होने की प्रवृत्ति जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुई थी। ठीक है। उसके बाद अन्य देशों ने भी इसका जो है अनुसरण किया। ठीक है। और किसी भी आयोग या संगठन ने परिभाषित नहीं किया कि राजनीतिक अपराध क्या है। इस शब्द को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भी जो है परिभाषित नहीं किया गया। लेकिन हम अपनी शब्दों में जब हम कहते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्य से अपराध करता है तो उसे उस अपराध को राजनीतिक अपराध भी कहा जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं, एक केस है। केस तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे एक है जो हम एक केस है, इसमें एक पर्सन है। ठीक है। उसने किसी की डेथ कर दी थी, हत्या कर दी थी, आरोप लगाया गया था। जो हत्यारा था वो स्विट्जरलैंड से कहा गया, इंग्लैंड में भाग गया। और इंग्लैंड की सरकार ने जब, स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने जब क्या किया, रिक्वेस्ट करा इंग्लैंड को कि आप जो है वो मेरे, हमारे इस पर्सन को जिसने कि यहाँ ऑफेंस किया है, यहाँ हत्या करी है, मतलब उसका मर्डर किया है, तो उसको वापस करो। तो इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया, स्विट्जरलैंड के जो एक्सट्रेडिशन था, प्रत्यर्पण था, उसके के विरोध में इसको खारिज कर दिया। ठीक है। देन ये मामला कहाँ गया, कोर्ट में गया। तो अदालत ने माना कि आरोपी ने राजनीतिक अशांति पैदा करने के लिए हत्या की है। ठीक है। मतलब उसने ऐसे पर्सन की डेथ करी है जो कि क्या है, राजनीतिक मतलब कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था, राजनीतिक जो भी मतलब है प्रगति का उसने अपराध किया है। ठीक है। इस तथ्य के कारण वह एक राजनीतिक अपराधी था और इंग्लैंड उसे प्रतिबद्ध करने के लिए बाध्य नहीं था। ठीक है। उसके बाद हमारा एक और केस हमने देखा जहां पर रे मुनियर 1894 में पेरिस में एक सार्वजनिक स्थान पर एक बम विस्फोट करने वाला एक भगोड़ा जो है वो इंग्लैंड भाग गया। ठीक है। और पेरिस ने उसे वापस लाना चाहा, तो इंग्लैंड ने क्या कर दिया, उसकी रिक्वेस्ट को अस्वीकार जो है वो कर दिया। ठीक है। अदालत ने फैसला सुनाया कि इसके इरादे पूरी तरह से राजनीतिक नहीं थे, इसलिए उसे राजनीतिक अपराध जो है वो नहीं घोषित किया जाएगा, इसलिए उसको वापस किया जाए। यदि ऐसा प्रूफ हो जाए कि उसने राजनीतिक अपराध किया है तो उसे जो है वो वापस नहीं भेजा जाएगा। मतलब उस कंट्री में जहां वो ऑफेंस करके आया है, मतलब वो ऑफेंस करके भागा है, तो वो दोबारा से उसको वहां नहीं भेजा जाएगा। लेकिन यदि प्रूफ हो जाता है कि उसने राजनीतिक अपराध किया है, पॉलिटिकल क्राइम किया है, तो उसे, सॉरी एक बार कंफ्यूजन हो रही है, कि यदि ऐसा प्रूफ हो जाए कि उसने राजनीतिक अपराध किया है, ठीक है, तो उसको वापस नहीं भेजा जाएगा। ठीक है। उसका एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस नहीं होगा, मतलब उस कंट्री में जहां से वो भागा है तो उसको वापस नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि उसने राजनीतिक अपराध नहीं किया है, इसके अलावा कोई ऑफेंस किया है, तो उसको जो है वो वापस भेजा जाएगा। ठीक है। अब समझ में आ गया है राजीव जी? एक बार बता दीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। असाइलम, असाइलम क्या होता है, शरण लेना। ठीक है। तो शरण क्या है, असाइलम इज व्हेन अ कंट्री गिव अ प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल हु आर बिंग प्रोसिक्यूटेड बाय अनदर। ठीक है, अनदर सॉवरेन अथॉरिटी। शरण तब होती है, ठीक है रश्मि, ठीक है, शरण तब होती है जब कोई देश जो है उन व्यक्तियों को सुरक्षित करता है जिन पर किसी अन्य संप्रभु प्राधिकरण द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है। मतलब असाइलम क्या होती है, जब एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के इंडिविजुअल को, जैसे कि हमारे देश में भी क्या है, जो धर्मशाला में दलाई लामा जी आए हैं, ठीक है, तो उनको भी हमने क्या दिया है, शरण दिया, ठीक है, प्रोटेक्शन दिया। इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन दी जाती है, उन व्यक्तियों को सुरक्षा देता है जिन पर
किसी अन्य संप्रभु प्राधिकरण द्वारा मुकदमा जो है वो चलाया जाता है, who are being prosecuted by another sovereign authority। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, इट इज देयर ओन गवर्नमेंट। ठीक है, कि ज्यादातर बार उनकी अपनी सरकार है, जबकि हर किसी को शरण लेने का जो है अधिकार है, शरण चाहने वाले को इसे प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, बोला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इज ओन गवर्नमेंट व्हाइल एवरीवन हैज अ राइट टू सीक असाइलम, कि हर एक पर्सन के पास क्या है, राइट है, अधिकार है कि वो शरण जो है वो ले सकता है, लेकिन ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि उसको शरण देनी है किसी पर्सन को या नहीं। ठीक है, और असाइलम सीकर्स डू नॉट हैव द राइट टू रिसीव इट। ठीक है, और यदि दूसरी कंट्री चाहे भी और उसे शरण दे भी दे, तो वो राइट जो असाइलम सीकर है, जो शरण लेने वाला है, उस पर ये डिपेंड करता है कि वो अब उस राइट को रिसीव करे या ना करे। ठीक है, बोला है इट मस्ट बी नोटेड दैट असाइलम डील विद रिफ्यूजी। ठीक है, जो कि शरणार्थी होते हैं। ठीक है, और बोला है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शरणार्थी ऐसे व्यक्ति जिन पर अपनी सरकार द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है से संबंधित है। मतलब कि शरणार्थी क्या है, मतलब ये असाइलम जो है, असाइलम में क्या होता है, रिफ्यूजी होते हैं ना, कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, और असाइलम में होता है कि जहां पर एक कंट्री, यदि एक पर्सन, जैसे कि ये एक पर्सन है, ठीक है, उसके साथ अपनी ही गवर्नमेंट जो है वो अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रही है और कहीं उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है, तो ये चाहे तो दूसरी कंट्री में जा सकता है और दूसरी कंट्री से शरण मांग सकता है कि मेरे को यहाँ रहने के लिए दिया जाए, मतलब शरणार्थी बनकर वो रह सकता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिन पर अपनी सरकार द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है से संबंधित। ठीक है, आगे हम देखेंगे, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आर्टिकल 14 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में क्या कहा है कि आर्टिकल 14 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 14 है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद जो 14 है, उसमें ये बोला है कि संप्रभु अधिकारी संप्रभु अधिकारियों के अभियोजन से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देता है। बोला है जो हमारा आर्टिकल 14 है वो ये बात करता है, रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू सीक द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी, कि मतलब एक राइट है किसके पास, इंडिविजुअल के पास, जो भी व्यक्ति हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ले सकते हैं। यदि उनको किसी चीज का खतरा है तो वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ले सकते हैं फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी, जिसको कि हम संप्रभु अधिकारियों के अभियोजन से सुरक्षा जो है ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक पर्सन के पास क्या है, राइट है, एक व्यक्ति के पास क्या है, अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, सीख कर सकता है प्रोटेक्शन, वो सुरक्षा जो है वो ले सकता है फ्रॉम किससे, प्रोसिक्यूशन ऑफ सॉवरेन अथॉरिटीज, जो भी संप्रभु अधिकारी हैं उनसे जो है वो सुरक्षा जो है वो ले सकता है। एवरीवन कैन गो टू अनदर कंट्री, ठीक है, एंड सीक असाइलम। बोला है कि यह अधिकार उन भूगोड़ों के लिए भी उपलब्ध है जिन्हें राजनीतिक अपराध किए हैं। जैसे कि हमने देखा कि एक्सट्रेडिशन में देखा ना कि हम बाकी पर्सन सभी को हम दोबारा से बुलाया जा सकता है, जिस भी पर्सन ने ऑफेंस किया है उसको अपनी कंट्री में बुलाया जा सकता है। लेकिन यदि बात आएगी पॉलिटिकल क्राइम की, राजनीतिक अपराध की, तब हम उसको वापस नहीं बुलाएंगे। तब देन दूसरी कंट्री पे डिपेंड करता है कि वो वापस देना चाहे उस पर्सन को या नहीं देना चाहे। तो बोला है ये जो राइट टू सीक असाइलम जो है, ठीक है, शरण लेना चाहिए अधिकार जो है, ठीक है, तो ये अवेलेबल है किन के लिए, जिन पर्सन ने क्या करा, हु हैव कमिटेड द पॉलिटिकल क्राइम, जिसने भी जो है कोई भी क्या करा है, राजनीतिक अपराध किया है। ठीक है,
हर कोई दूसरे देश में जाकर शरण ले सकता है, हर एक पर्सन दूसरे देश में जाकर शरण ले सकता है। यह अधिकार उन भगौड़ों के लिए भी उपलब्ध है जिन्होंने राजनीतिक अपराध किए, ठीक है। लेकिन बट this is subjected to the condition that if your crime is against the principle of the United Nation, but क्या होना चाहिए, शर्त एक केवल एक है कि यदि आपका अपराध जो है संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के खिलाफ है तो आपको शरण देने का अधिकार नहीं, ठीक है। तो कोई भी कंट्री जो है वो आपको शरण नहीं देगी। देन बोला है कि प्रॉब्लम ये है कि यदि उस पर्सन है, बट दिस वाज रिजेक्टेड टू द कंडीशन दैट इफ योर क्राइम अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन देन यू डू नॉट हैव द राइट टू असाइलम, ठीक है। तो आपके पास क्या है, राइट नहीं होएगा असाइलम लेने का। मतलब कोई कंट्री आपको असाइलम देगी ही नहीं तो फिर आपको मिलेगी कैसे, शरण देगी नहीं। तो बोला किसी भी कंट्री के पास बोले शरण देने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। एंड इट मस्ट बी नोटेड दैट वन हैज द राइट टू सीक असाइलम, ठीक है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि शरण, किसी को भी शरण लेने का अधिकार, लेकिन उसको शरण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। कि बोला है इट ऑल्सो इट मस्ट बी नोटेड दैट द वन हैज अ राइट टू सीक असाइलम, ठीक है। कि किसी के पास राइट है कि वो क्या ले सकता है, शरण ले सकता है, ठीक है। बट यू डू नॉट हैव द राइट टू रिसीव असाइलम, कि आपके पास ये भी राइट है कि आप जो है वो शरण प्राप्त करना चाहें या नहीं करना चाहिए, आप पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। आर्टिकल 14 में सिर्फ ये दिया गया है, प्रोटेक्शन दी गई है कि सुरक्षा दी गई किसको, ऐसे पर्सन्स को जिनके खिलाफ कोई भी अपनी कंट्री में कहीं भी कोई थ्रेट हो जाए, मतलब डर पैदा हो उसको कि मेरी कंट्री ने कोई भी जो मतलब उसमें जैसे कि होता है ना कि कई पर्सन को के साथ बुरा ट्रीट किया जा रहा है, कहीं ऐसा हो रहा है कि उनके साथ अच्छा सा ट्रीटमेंट मतलब ट्रीट नहीं किया जा रहा है उनको, ठीक है। तो ये आर्टिकल 14 जो है वो सिर्फ इतनी ही बात कहता है कि ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, कि राइट है किसके पास, इंडिविजुअल के पास, हर एक इंडिविजुअल के पास, हर एक व्यक्ति के पास, कि वो क्या कर सकता है, सीख कर सकता है, मतलब प्रोटेक्शन जो है वो ले सकता है। किससे, प्रोसिक्यूशन और सॉवरेन अथॉरिटी, किससे, हमारे जो भी सॉवरेन संप्रभु अधिकारी हैं उनसे प्रोटेक्शन जो है वो ले सकता है, ठीक है। फिर बोला है कि हर एक पर्सन क्या कर सकता है, सीख कर सकता है असाइलम, हर एक पर्सन जो है वो असाइलम जो है वो ले सकता है। बट बोला है ये राइट, असाइलम का जो राइट है वो उन पर्सन के पास भी अवेलेबल है जिन्होंने कोई पॉलिटिकल क्राइम किया है। मतलब जो देश है वो दूसरा पॉलिटिकल क्राइम करके तो दूसरा पर्सन किया है, तो दूसरी कंट्री तो ऑब्वियसली बात है कि वो दोबारा से भेजेगी नहीं उसको, है ना। कि उसके बाद जैसे कि इंडिया से किसी पर्सन ने क्राइम किया, वो कहाँ चला गया, जैसे इंग्लैंड में चला गया, ठीक है। तो यदि उसने पॉलिटिकल क्राइम किया है तो इंग्लैंड जो है वो उसको भेजेंगे नहीं, ठीक है। मतलब यदि हम उसको एक्सट्रेडिशन करवाना चाहें तो इंग्लैंड बोल देंगे कि ठीक है, मैं आपने इस पर्सन जो है पॉलिटिकल नेचर का क्राइम किया है, आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो इन जिन भी पर्सन ने पॉलिटिकल क्राइम किया है, राजनीतिक अपराध किया है, तो उसको वहां क्या दी जाएगी, शरण दे दी जाएगी ताकि वो वहां रह सके, ठीक है। समझ में आ गया है यहां तक? एक बार बता दीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं कि टाइप ऑफ असाइलम क्या है। टेरिटोरियल असाइलम होता है, फिर आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और डिप्लोमेटिक असाइलम होता है, न्यूट्रल असाइलम होता है, असाइलम इन इंडिया है, इंडिया में क्या सिचुएशन है, ठीक है। देखते हैं टाइप ऑफ असाइलम। टाइप ऑफ असाइलम में क्या है, टेरिटोरियल असाइलम, जैसे कि प्रादेशिक शरण कहते हैं, जो कि मतलब क्षेत्र, टेरिटोरियल असाइलम बोलते हैं, ठीक है। टेरिटोरियल असाइलम इज ग्रांटेड विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री, ठीक है। जो शरण है बोला है जो कि क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जो है वो शरण दी जाती है अपनी उस कंट्री में जो कि ऑफर करते हैं असाइलम, ठीक है। बोला है ऐसे पर्सन को, मतलब ये जो टेरिटोरियल शरण होती है, टेरिटोरियल असाइलम जो होता है, ये ग्रांट किया जाएगा विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री, जो कि क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर जो है वो दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम टेरिटोरियल असाइलम, ठीक है।
This is most commonly used for a person accused of offense of political nature, and such as a reason or such as a reason or seditions। बोला है कि यह आमतौर पर क्या होता है कि राजद्रोह और राजद्रोह जैसे राजनीतिक अपराधी प्रकृति के अपराधों के आरोपी लोगों के लिए उपयोग की जाती है। जो टेरिटोरियल असाइलम है ना, वो क्यों दी जाती है कि जैसे कि हमारे देश से कोई पर्सन जो है वो भाग कर चला गया, क्या तो हमारी कंट्री ने उसको कहते हैं पहले बोलते थे देश निकाला दे दिया जाता है, तो वो उन ऐसे ऑफेंसेस में दिया जाता है जिन्होंने कोई राजद्रोह किया हुआ है, कि अपने ही देश में क्या कर रहे हैं, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, और कोई भी ऐसा ऑफेंस कर रहे हैं जो कि हमारे देश की ही खिलाफ है, ठीक है, जो सेडिशन जैसा अपराध जो है वो कर रहे हैं, देन उन पर्सन को क्या दी जाती है, बोला है यह आमतौर पर राजद्रोह और राजद्रोह जैसे राजनीतिक प्रकृति के अपराधों के आरोपी लोगों के लिए उपयोग होता है, ठीक है। मतलब ये जो है वो किस लिए यूज होता है, मोस्ट कॉमनली द पर्सन people accused of the offense of political nature such as the reason or the citizen, ठीक है। It must be noted that the murderer of the head of the state, ठीक है, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्यों के प्रमुखों के हत्यारे कि जो भी जो बोला है, यदि किसी ने भी पर्सन ने मर्डर किया है किसका, हेड ऑफ द स्टेट का, जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, उनका मर्डर किया है, या कुछ भी कोई भी क्रिमिनल एक्यूज्ड सर्टेन टेररिस्ट एक्टिविटी, और किसी भी पर्सन ने क्या किया है, कुछ आतंकवादी गतिविधियों के आरोपों में अपराधी है, और युद्ध अपराधों के आरोपी लोग जो है वो कुछ उदाहरण है, जैसे जहां किसी को शरण की पेशकश जो है वो नहीं की जा सकती, ठीक है, जिस भी पर्सन है। अब यहां तक समझ में आ गया है रश्मि और राजीव जी? अब तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ, चलो, कि यहाँ टेरिटोर बोला है, टेरिटोरियल असाइलम क्या होता है, आपका ऐसा असाइलम, ऐसी शरण जो कि अब क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जो है वो निर्धारित की जाती है, क्षेत्र की सीमाओं के जो भीतर जो है वो दी जाती है। और कॉमनली क्यों यूज होता है, पॉलिटिकल नेचर का कोई पर्सन जो है पॉलिटिकल नेचर को क्राइम करके गया होता है, उस पर जो है ये एप्लीकेबल होता है। बोला है कुछ एक रीजन है, जैसे कि किसी ने हेड ऑफ द स्टेट, किसी प्रेसिडेंट की ही जो है मर्डर कर दिया, या कोई भी पर्सन जो कि क्या कर रहा है, कुछ ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है अपने देश में ही, कुछ है ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, ठीक है, गतिविधियों के आरोपी अपराधी और युद्ध जैसे अपराध कर रहा है, मतलब ऐसा वॉर क्राइम जैसी सिचुएशन जो पैदा कर रहा है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको की जो है वो शरण ऑफर मतलब असाइलम ऑफर नहीं किया जाता, ठीक है। यहां तक हो गया, तो नेक्स्ट चलते हैं। बहुत धीरे धीरे हो रहा है मेरे को तो अभी लग रहा है, ठीक है। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और डिप्लोमेटिक असाइलम क्या होता है, हमारा अतिरिक्त क्षेत्रीय और राजनीतिक भी एम्बेसी। क्या हुआ रश्मि? नेट चला गया अभी? अच्छा अभी ओके, एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है इसको। मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, फिर भी ठीक हो गया अपने आप ही। अभी करने लगी थी मैं थोड़ा, मैंने सोचा नेट का कनेक्शन लो आ रहा है तो मैं इसको चेंज करती हूँ। ठीक है,
तो अब देख लेते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और डिप्लोमेटिक असाइलम होता क्या है। अंतरिक्ष, जो अतिरिक्त क्षेत्रीय और राजनयिक शरण क्या होती है। कि जो हमारा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और डिप्लोमेटिक असाइलम क्या होता है कि जैसे कि हमारी इंडिया में है, ठीक है, अलग अ, फिर से आय है रब्बा। अब देखो रश्मि, अब बढ़िया है, देखो मेरे को बता दो जल्दी, ठीक है। अब हम फास्ट फास्ट ही चलेंगे क्योंकि तो बहुत ज्यादा टॉपिक लेके आई हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं पता है कितने टॉपिक लेके आई हूँ। हमारा असाइलम है और असाइलम है, एक्सट्रेडिशन है, ये दो टॉपिक हो गए ना। यूनाइटेड नेशन जो है कंप्लीट लेके आई हूँ, और साथ ही साथ जो सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट है वो भी मैंने प्रिपेयर करा है, और साथ ही साथ जो WTO, मतलब ये सारे मैंने सोचा था ये सारे जो है वो कंप्लीट करवा दूंगी, तभी हमारा जो है अच्छे से चलेगा। चलो बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और डिप्लोमेटिक असाइलम क्या होता है। जैसे कि जो कि ऐसा असाइलम, ऐसी शरण दी जा रही है जो कि हमारी इंडिया की टेरिटरी से बाहर दी जा रही है, मतलब हमारे इंडिया में तो है लेकिन इंडिया की टेरिटरी से बाहर है। जैसे कि हमारे इंडिया में अलग अलग देशों की एम्बेसीज बनी होंगी, ठीक है, हमारे मर्चेंट्स होंगे, जैसे कि व्यापारी जो वर्सल्स मर्चेंट वेसल्स होते हैं, व्यापारी जहाज होते हैं, ठीक है। और हमारा वर्शिप हो गया, हमारा कंसल्टेंट्स हो गए, ठीक है, और हमारा एम्बेसीज होगी, मतलब हमारे इंडिया में ही ऐसा हो, या किसी अदर कंट्री में भी, जैसे हमारी इंडिया की एम्बेसी होगी ना, वो किसी अदर कंट्री में भी होगी, अमेरिका में भी होगी, हमारे कनाडा में भी होगी, अलग अलग कंट्रीज में हमारी भी, हमारे देश की भी एम्बेसी जो है वो होगी। तो बोला है जहां असाइलम दी जाए, ठीक है, किसमें, इन सभी में, एम्बेसीज में, हमारा वर्शिप में, मर्चेंट वर्शल्स में, इन द फॉरेन टेरिटरीज, ठीक है। कहां पर, फॉरेन टेरिटरीज में शरण को संदर्भित बोला। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल शरण क्या होती है, विदेशी क्षेत्रों में, जब विदेशी क्षेत्रों में दूतावासों और वाणिज्य और दूतावासों, युद्धपोत और हमारा व्यापारी जहाजों में शरण दी जाती है, ठीक है। तो उसी बोलते हैं एक्स्ट्रा, मतलब टेरिटरी से बाहर। आप पहले तो बोल दिया कि टेरिटोरियल शरण क्या होती है, ठीक है, और फिर बोल दिया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या होती है। देन foreign territory and thus granted within the territory of the state and from which the protection is sought। बोला है इस प्रकार राज्य के क्षेत्र के भीतर जो है वो प्रदान किया जाता है जहां से सुरक्षा जो है मांगी जाती है। हमारा न्यूट्रल असाइलम क्या होता है, तटस्थ शरण क्या होती है। दिस इज अ टाइप ऑफ द असाइलम जो कि शो बाय is shown by the neutral state during the time of war। बोला है इस प्रकार की जो शरण है युद्ध के समय तटस्थ राज्य के द्वारा दिखाई जाती है, और these countries may be considered asylum place and for the prisoner of war। बोला है कि इन देशों को युद्ध के कैदियों के लिए शरण स्थान जो है वो माना जाता है, ठीक है। मतलब न्यूट्रल असाइलम क्या होती है, तटस्थ शरण क्या होती है, इस प्रकार की शरण क्या है, युद्ध के समय जो भी तटस्थ राज्य द्वारा दिखाई जाती है, और इन देशों को
युद्ध के जो भी कैदी, जैसे कि युद्ध के वॉर चल रही है और उस टाइम जितने भी जो सेना जो है कैद कर ली थी, ठीक है, वो कैदियों के लिए शरण स्थान जो है वो माना जाता है। यह उन देशों के सैनिकों को शरण प्रदान करता है जो कि युद्ध का हिस्सा है, मतलब ऐसे लोग जो कि युद्ध के मेंबर हैं, ठीक है, जो कि वॉर में एंटर हैं, जैसे कि युद्ध कर रहे हैं वो, ठीक है, वॉर चल रही है और वो मतलब वॉर में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी मतलब उन देशों के सैनिक को शरण दी जाती है जो कि युद्ध का हिस्सा है, और यह इस शर्त के तहत है जो कि वे समय के दौरान जो है नजरबंदी के अधीन है। यह ध्यान रखा जाता है कि ध्यान महत्वपूर्ण है कि सैनिकों को अनुमति दी जाती है कि ऐसे देशों की वायु सेनाओं और इन क्षेत्रों में नहीं उतर सकती या पूछताछ जो है वो के अधीन होंगी। मतलब ऐसे जो सैनिक हैं, जैसे ऐसा हुआ, मतलब ऐसी सिचुएशन लेके चलो, ऐसा हुआ कि वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक है, और ये न्यूट्रल असाइलम क्या होती है, वॉर स्टार्ट हो गया और वॉर में क्या थे, इतने सैनिक थे और ये सैनिक जो है वो फंस गए कहीं, मतलब एक ऐसे दूसरी कंट्रीज में फंस गए, प्रिजनर ऑफ वॉर, तो उनको शरण दी, जो कैदियों को शरण दी जाएगी उनको क्या बोला जाएगा, प्रिजनर ऑफ वॉर। शरण मतलब कैदियों के लिए जो शरण स्थान जो है वो उन्हें दिया जाएगा। और ऐसा भी होगा, इट प्रोवाइड असाइलम टू ट्रॉप द कंट्रीज हु आर पार्ट ऑफ वॉर। और ये शरण किनको दी जाती है, ऐसे लोगों को दी जाती है जो कि पार्ट है किसका, वॉर का, ठीक है। और दिस इज अंडर द कंडीशन दैट दे आर सब्जेक्ट टू द इंटर्नमेंट ड्यूरिंग द टाइम, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्वेश्चन जो है वो उनसे पूछे जाएं वहां पर उनको वो जो है वो उत्तर देने के लिए क्या होंगे, अधीन होंगे, ठीक है। मतलब बोला है while troop may be allowed, air forces of such countries cannot land in these areas and will be subjected to the interrogation, ठीक है। रश्मि, आपको समझ में आ गया है? एक और जो भी क्लास में है तो वो भी बता दीजिए, समझ में आ गया है? बोला एक तो होगी टेरिटरी, जैसे कि हमारे इंडिया में किसी को शरण दी जा रही है तो वो आ गया टेरिटोरियल। और हमारे इंडिया में जब किसी फॉरेनर की, कनाडा की एम्बेसी है, कनाडा के जो व्यापारी जहाज हैं, उनमें जब शरण दी जाती है तो वो किसके मेंबर होंगे, मतलब किस कहां पर शरण दी गई, यदि कनाडा की जो भी व्यापारी जहाज है उनको दी जाती है, या चाइना का कोई ऐसी एम्बेसी है, उन उस एरिया में एम्बेसी में जो शरण दी जाएगी, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि उनको इंडिया में शरण मिली है, नहीं, उनको कनाडा में शरण मिली है, मतलब कनाडा की एम्बेसी में शरण दी है, ठीक है। तो ये था एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और न्यूट्रल भी हमने देख लिया, ठीक है। असाइलम इन इंडिया हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के हैव अ डिफरेंट लॉ, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लॉ होते हैं अबाउट द असाइलम सीकिंग की। शरण विभिन्न देशों में शरण मांगने के बारे में अलग अलग जो है वो कानून होते हैं। इंडिया हैज अ लॉ रिगार्डिंग द इमाइग्रेशन एंड असाइलम सीकिंग, बोला है कि हमारे इंडिया में है इमाइग्रेशन और हमारे शरण से संबंधित जो है कुछ कानून है। जो शरण मांगने वाला सबसे हालिया या कानून जिसने सबसे अधिक विवाद पैदा किया है वह है शरणार्थियों के संबंध में। जब हमारी अभी जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था ना 2019 का, उसने सबसे ज्यादा बोला है विवाद प्रकट किया था। उस टाइम हो रहा था ना कि लोग बोल रहे थे कि आप पाकिस्तान के लोगों को जो है वो सिटीजनशिप नहीं दे सकते, मतलब ऐसे लोग वो लोग आते ही कि जैसे कि जो भी पर्सन जो बाहर से आ गया और हमारे इंडिया में रहने लग पड़ा, ठीक है, हमारे इंडिया ने उसको अलाउ कर दिया कि आप रह रहे हो। और फिर वो वॉर टाइम तक जब हमने सिटीजनशिप के सारे प्रोविजन देखे थे, जहाँ ये भी था कि ऐसे पर्सन जो कि 12 साल तक रह रहे हैं या कुछ एक सेक्शन में था, और बोला था कि जब वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके 11 साल पूरे हो जाने चाहिए, और 1 साल जहां जब से वो जिसने अप्लाई किया हुआ, मतलब वो अप्लाई कब करेगा, पूरे 11 ईयर होने के बाद, और फिर नेक्स्ट पूरे 12 मंथ जो है वो अप्लाई, मतलब तब सिटीजनशिप मिलेगी, तब ये पूरे जब वो कंप्लीट कर लेगा 12 मंथ, ठीक है। ये भी था। और कुछ कुछ सेक्शन में जैसे 5 ईयर भी था, यदि बहुत साल मतलब वो पहले चले गए और उसके बाद
जो है उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि यदि वो लोग बाहर रह रहे हैं, ठीक है, और उनकी ग्रैंड पेरेंट्स या फादर मदर या ग्रैंड फादर मदर जो है वो हमारे इंडिया में है, तो उनको जो है वो सिटीजनशिप आसानी से जो है मिल जा सकती है। ठीक है, तो असाइलम असाइलम इन इंडिया हम कर रहे थे कि भारत में शरण जो है वो किस प्रकार से दी जाती है, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लॉ है जब भी हम देखते हैं असाइलम सीकिंग की। और इंडिया के पास जो है वो अलग अलग से, जैसे कि माइग्रेशन और असाइलम से रिलेटेड कुछ एक लॉ है। इन द मोस्ट रिसेंट लॉ क्या है, असाइलम सीकिंग दैट कॉज द वेरी मोस्ट कंट्रोवर्सी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विद द रिगार्ड ऑफ रिफ्यूजी। ठीक है, जो कि जो है शरणार्थियों के संबंध में जो हमारा नागरिक संशोधन अधिनियम है, उसने बोला है काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और विवाद पैदा किया था। ऑर्गेनाइजेशन लाइक हम देखते हैं कि यूएनएचसीआर, ठीक है, ये है, और जिसने हेल्प किया है इंडिविजुअल रजिस्टर्ड फॉर असाइलम, जो हमारे ये संगठन है जिन्होंने शरण के लिए पंजीकरण करने में व्यक्तियों की मदद करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो हमारा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन, ठीक है, जो हमारा ये संगठन है ये जो हेल्प करता है किसको, इंडिविजुअल को रजिस्टर्ड फॉर असाइलम, कि वो शरणार्थी मतलब शरण के लिए जो है वो पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और पीपल हु विश टू अप्लाई मस्ट कम फॉर द रजिस्ट्रेशन, और जो भी पर्सन जो है जैसे कि हमारे इंडिया में रहना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और हमारे इंडिया में रह सकते हैं। मतलब असाइलम लेना या नहीं लेना, या असाइलम किसी कंट्री को देना या नहीं देना, ये उनके अपने अपनी जो है वो अपनी विल पर डिपेंड करता है, अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो भी लोग आवेदन करना चाहें उनके परिवार के सभी सदस्य के साथ जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आना होगा, और जो भी भारत में मौजूद है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड, बोला है रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे कुछ एक डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि जैसे केस नंबर ऑफ इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हु हैव बीन रजिस्टर्ड विद इन द यूएनएचसीआर जो हमारे, ठीक है, और दूसरा है पासपोर्ट, नेशनैलिटी डॉक्यूमेंट और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। बोला है कि कुछ जैसे कि पहले बोल दिया परिवार के सदस्यों के मामले नंबर, ठीक है, मतलब जिन जो भी रजिस्ट्रेशन का नंबर होगा वो लगेगा, साथ ही साथ पासपोर्ट और नेशनैलिटी देखी जाएगी, और साथ ही साथ बर्थ सर्टिफिकेट देखा जाएगा, और वैक्सीनेशन कार्ड ऑफ जो हमारा चिल्ड्रन है वो देखा जाएगा। ठीक है, और हमारा जो क्या होगा, यदि किसी की ने मैरिज करी है या डाइवोर्स हुआ है, डेथ हुई है, सर्टिफिकेट वो भी देखे जाएंगे, और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट उनके पास है वो सभी देखे जाएंगे। और बोला है द कैंडिडेट who will ask to explain why you are left and from your country and why you cannot go back from on from। बोला है कि उम्मीदवार को ये भी बताना पड़ेगा कि ये वो अपनी कंट्री को, अपने देश को छोड़कर क्यों आया, और इस फॉर्म पर वापस क्यों नहीं जा सकते, और वो अपने देश में वापस क्यों नहीं जाना चाहते। मतलब क्या एक रीजन है जिसकी वजह से वो अपने देश को छोड़कर चला आया और दूसरी शहर देश में क्या कर रहा है, शरण जो है वो मांग रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है रश्मि, और कोई भी क्लास में है तो बता सकते हैं। ठीक है, ये प्रोविजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये तो ऐसे ही था जनरल नॉलेज के लिए कि यदि किसी ने असाइलम लेनी होगी तो उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो जरूरी चाहिए। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अभी हमने देख लिया। अभी ऑडियो मैं ही चेक कर लेती हूँ, उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो जरूरी चाहिए। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अभी हाँ रश्मि वैसे बता देते हैं, कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगी तो ठीक है बता दीजिए करें। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने बहुत बहुत बार पढ़ा, मतलब बचपन में भी पढ़ा है, अपने लॉ स्कूल में भी पढ़ा है। ठीक है, तो स्कूल अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा है, अपने लॉ स्कूल में भी पढ़ा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा अंतरराष्ट्रीय, हाँ अंतरराष्ट्रीय संगठन है, होता है ना अंतरराष्ट्रीय संघ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उस हमारे 6 ऑर्गन है, एक तो हमारा फर्स्ट जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक सोशल और काउंसिल है,
तीसरा हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और सेक्रेटरीट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो जनरल असेंबली है ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी भी और ये भी, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन क्या है हमारा? सबसे पहले आता है हमारा जनरल असेंबली, जिसमें डिबेट होती है, इशू और रिकमेंडेशन एक्शन जो है वो लिए जाते हैं। सिक्योरिटी में ऑथराइज किए जाते हैं कुछ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एक्शन, जो कि किस क्या देते हैं? झूम करो, झूम तो नहीं होगा रश्मि, यहां तो झूम नहीं होगा। जो ये थोड़ा ऐसी है क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ना, बट आपको यहाँ से कुछ भी जरूरत नहीं है, आगे सब कुछ दिया गया, सब कुछ दिया है। जैसे जनरल असेंबली देखो कितना बड़ा बड़ा करके दिया है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही, मतलब जब नोट्स बना रही थी ना तो स्क्रीनशॉट ले लिया था मैंने, ठीक है। और हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ठीक है, जिसमें बोला है कंट्रोल टेरिटरी एंड अंडर द यूएन सुपरविजन। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या होता है? डिसाइड करे जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, जो भी डिस्प्यूट होता है। जी जी रश्मि, पीडीएफ में देख लेंगे, हाँ जी पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक है। और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है और सेक्रेटरीट है। मतलब ये सारे तो ऐसे ये चार्ट बनाया हुआ है, बाकी तो आगे नेक्स्ट पूरा ही है, सब कुछ दिया है। जैसे यूनाइटेड नेशन है, उसके बाद ऑर्गन ऑफ यूएन है, जनरल असेंबली है, डिटेल में एक एक चीज जो है वो डिस्कस करी गई है, ठीक है। हमारी 1 आवर की देखो क्लास खत्म होगी और पता नहीं चला कि हमने किया भी क्या, सिर्फ असाइलम और एक्सट्रेडिशन ही कंप्लीट हुआ। इसको कंप्लीट कर ही लेंगे अभी तो। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट भी है और साथ ही साथ डब्ल्यूटीओ भी है, ठीक है। और बोला है यूनाइटेड नेशन और इट्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ और इट्स ऑर्गन क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एक क्या था लीग ऑफ नेशन के बारे में, राष्ट्रों की लीग के बारे में। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जब हमारा फॉर्मेशन नहीं हुई थी, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय संघ था उसका गठन नहीं हुआ था उससे पहले, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ग्रुप नेम एज अ लीग ऑफ नेशन। तो जब हमारा यूएनओ नहीं बना था ना, यूनाइटेड नेशन नहीं बना था, ठीक है, यूएनओ नहीं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना था, उससे पहले क्या था हमारे पास? लीग ऑफ एक डिप्लोमेटिक ग्रुप था, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनयिक समूह था जिसे हम लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते थे, ठीक है, लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते थे। और लीग ऑफ नेशंस इट वाज डेवलप्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बाद देशों के बीच में जो भी विवाद हुए, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, काफी ज्यादा कंट्रीज में डिस्प्यूट अराइज हो गए, तो उनको सॉल्व करने के लिए बिटवीन द कंट्रीज एंड अटेन इंटरनेशनल पीस, कि हम क्या करेंगे, उन डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे और अटेन करेंगे क्या? इंटरनेशनल पीस ऑन द सिक्योरिटी। Then it was originated through the 14 point of the speech or वुड्रो विल्सन। बोला है कि जो हमारे यह वुड्रो विल्सन के भाषण के 14 बिंदुओं के माध्यम से उत्पन्न हुआ था। जो हमारा लीग ऑफ नेशन है, यह 14 पॉइंट ऑफ स्पीच ऑफ वुड्रो विल्सन के से जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। और द स्पीच आउटलाइन दिस आइडिया हैज फॉर अटेनिंग पीस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। बोला है कि जो हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है उसके बाद शांति प्राप्त करने के उनके विचारों को रेखांकित जो है वो किया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिर्फ यहां से हमें इतना समझना है कि जब हमारा यूएनओ नहीं बना था ना, तो हम बेसिक से जब हम कर रहे हैं, जब हमने स्टार्टिंग से ही करना है, तो हम देख लेते हैं कि जब हमारा यूएनओ नहीं बना था तो क्या था। तो बोला है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ग्रुप था, जिसको हम बोलते थे लीग ऑफ नेशन। वो क्यों आया था? जो हमारा फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, तो उस टाइम जितने भी डिस्प्यूट अराइज हो रहे थे, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारा लीग ऑफ नेशन जो है उसका कंसेप्ट आया था, ठीक है। और इन द 1918 बोला है दिसंबर 1918 में विल्सन लेफ्ट फॉर पेरिस टू ट्रांसफॉर्म द 14 पॉइंट आइडिया इनटू व्हाट बिकम द ट्रीटी ऑफ द वर्साइल्स, ठीक है। बोला है कि
हमारा दिसंबर 1918 में विल्सन जो 14 बिंदुओं के विचार को वायसराय की संधि में बदलने के लिए पेरिस के लिए रवाना हो गए। ठीक है, जो भी उन्होंने 14 पॉइंट दिए थे उन उसका क्या बना दिया उन्होंने, ट्रेडी बना दी। वायसराय की संधि जो है उसमें बदलने के लिए क्या कर दिए, पेरिस को रवाना हो गए। और आफ्टर फ्यू मंथ, जब वो कुछ महीने के बाद वापस आए, तो देन ही कम बैक टू द यूएस टू एस्टैब्लिश द लीग ऑफ नेशन। तो वो दोबारा से वापस आए, अमेरिका वापस आए, तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन की जो है वो स्थापना करी। और अकॉर्डिंग टू विल्सन कहते थे कि ऑर्गेनाइजेशन वुड रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट बिफोर द एक्सप्लोडेड एंड ब्लडशेड्स। जो भी, जैसे आप देखते हैं कि जब युद्ध चलता है, ठीक है, मतलब अभी हम लोगों ने तो नहीं देखा, जैसे कभी मूवीज में ही देखा होगा, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, जब भी युद्ध होते थे, तो जैसे होता है ना कि मूवीज में होता है पूरा, जैसे पूरा ब्लड शेड होता है, खून खराबा होता है, लोग मर जाते हैं, इतने ज्यादा सैनिक जो है मारे जाते हैं। तो बोला इसी चीज को उन्होंने बोला कि विल्सन ने बोला कि ये संगठन जो है वो किस लिए बनाया गया है, कि जो रक्तपात हो रहा है, मतलब जो ब्लड शेड हो रहा है, और जो मतलब जो बम विस्फोट होते हैं, ठीक है, उनको बोला है, उनको रोकने के लिए ऐसा बोला है, इस ब्लड शेड को और हमारे जो भी लाइफ जो खत्म हो रही है, ठीक है, लोग अपनी जिंदगियों को गंवा रहे हैं, तो उस चीज को खत्म करने के लिए ये लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, ताकि क्या हो, इंटरना जो पीस और जो शांति और हमारी सिक्योरिटी और शांति जो है वो हमारी बनी रहे। ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे। आफ्टर दिस क्या हुआ, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई 10 जनवरी 1920 में, लीग ऑफ नेशन को नेशन वाज एस्टैब्लिश। ठीक है, उसके बाद हुआ कि पेरिस में एक शांति सम्मेलन हुआ, और जिसमें 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो है वो कर दी। ठीक है, गुड़िया समझ में आ रहा है ना? रश्मि, गुड़िया तो पता नहीं है कि नहीं क्लास में। जो भी क्लास में देखो, फोर स्टूडेंट आर लाइव, ठीक है, और फिर भी मेरे को मतलब रश्मि के अलावा, ठीक है, और ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि लीग ऑफ नेशन की स्टैब्लिशमेंट किस प्रकार से हुई। तो फिर बोला है कि एज ईयर पास्ट, ठीक है, जैसे जैसे साल बीतते गए, तो जो हमारा लीग ऑफ नेशन है वो कमजोर हो गया। ठीक है, लीग ऑफ नेशन वीक एंड वाज नॉट एबल टू फुलफिल द होप ऑफ फाउंडर्स। ठीक है, और वो कमजोर हो गया, और उसने जब जिन्होंने उसको फाउंड किया था, जो उसने फाउंडेशन करी थी, मतलब उसको संस्था जो स्थापन किया था, उसकी उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम नहीं था। हालांकि however its creation was an event of the decisive importance in the history of international relation। लेकिन हालांकि इसका निर्माण जो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के इतिहास के निर्णायक महत्व की घटना थी। ठीक है, और इट वाज फाइनली डिसबैंडेड on the April 19, 1946, or when the United Nations rose into power and became strong enough it, to the replace of the League of Nations। ठीक है, जब हमारा यूएन जो है वो सत्ता में आया और लीग ऑफ नेशन को बदलने के लिए प्राप्त जो है मजबूत हो गया। ठीक है, देखो कि ये ना बहुत अच्छा सा कंसेप्ट था, कि यदि वुड्रो विल्सन के माइंड में आता ही नहीं, और वो मतलब 14 पॉइंट नहीं देते, और उसके बाद वो पेरिस नहीं जाते, और वायसराय की जो ट्रीटी थी, संधि थी, वो नहीं बनाते, और उसके बाद वो दोबारा से अमेरिका नहीं आते, और लीग ऑफ नेशन नहीं बनाते, है ना, तो हमारा यूएनओ भी नहीं होता। ठीक है, तो मतलब ये इसका जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी शुरुआत, उसका बेसिक चीज जो कहां से निकल के आया था, लीग ऑफ नेशन से। और वो देखो कितनी अच्छी बात थी कि वो इसलिए बनाया गया था कि जो भी हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, जहां पर इतना ज्यादा ब्लड शेड हो रहा था, लोग मर रहे थे इतने ज्यादा, लोगों की जीवन को कितना खतरा हो रहा था, ठीक है, कि ब्लड शेड होगा, लोग आपस में लड़ेंगे मरेंगे किसी तरह से। तो हमारा यदि यूएन उस टाइम लीग ऑफ नेशन नहीं बनता, अब तो देखो कितनी सिक्योरिटी कर दी है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आजकल चाहे आप ट्रेड का मामला ले लीजिए, कोई भी
कोई भी ले लीजिए, कोई भी बिजनेस ले लीजिए या सिक्योरिटी के मामले में सब देशों में बहुत अच्छे से जो है वो सिक्योर है। सभी देशों में अच्छे से शांति जो है वो बनी है, मतलब पीस एंड सिक्योरिटी का पूरा फुल फ्लेज पीस एंड सिक्योरिटी है सभी देशों में। वो इसीलिए अवेलेबल है कि सबसे पहले लीग ऑफ नेशन की शुरुआत हुई थी, तभी तो हमारा क्या आया था, यूएनओ आया था। ठीक है, फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की जी। ठीक है, जो हमारा लीग ऑफ नेशन जो है वो समाप्त हुआ और हमारा यूनाइटेड नेशन जो है वो अपनी और फुल फॉर्म में आ गया। ठीक है, सत्ता में आ गया। ठीक है, तो यूएन चार्टर कंसिस्ट करता है हमारा 111 article was signed as a San Francisco on the June 26 June 1945। ठीक है, जो हमारे बोला है कि 111 आर्टिकल से बोला है संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है यूएनओ यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है, ठीक है, यूएन चार्टर जो हमारा 26 जून 1945 को सन फ्रांसिस्को ने हस्ताक्षर किए थे। और यूनाइटेड संगठन जो हमारा देन हमारी 51 कंट्री थी जिन्होंने क्या किया था, साइन किया था एंड ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर, कि अंतरराष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने कि अंत में क्या था, 51 देशों ने क्या किया, हस्ताक्षर किए थे। और अंततः हम देखते हैं इट फाइनली बिकम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अक्टूबर 19। हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना, यूएनओ कब बना है, तो हमारा 24 अक्टूबर 1945 को ये बना है। ठीक है, बोला है कि हमारे 26 जून को 1945 को सान फ्रांसिस्को ने हमारे आर्टिकल 1111 के साथ क्या किया, मतलब 111 आर्टिकल के की एक पूरा चार्टर बना। ठीक है, और जिसमें पूरे के पूरे 111 आर्टिकल दिए गए थे, मतलब उन आर्टिकल में अलग अलग प्रोविजन दिए होंगे ना, तो सान फ्रांसिस्को ने उसको साइन करा। और जो कंट्रीज थी वो कितनी आई थी, कितनी कंट्रीज ने साइन करे थे, तो 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे इस चार्टर पर। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारा क्या बन गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई हमारी अक्टूबर 24 1945 को, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, अब जानते हैं हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा 14 to 18 में, और जो सेकेंड हुआ था हमारा आई थिंक 45 हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, ठीक है, 44, जैसे कि 38 to 44 हुआ हुआ, किसी को पता है तो बता दो। ठीक है, तो हमारा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम बोला है, उसके बाद हमारा यूनाइटेड नेशन आया था एंड दे कम टू द नो दिस यूएन डे। ठीक है, इसीलिए बोला है 14 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे जो है वो बनाया जाता है। यूएन इज कंसिस्ट टू बी द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बोला है इंटरनेशनल और यूएन जो है वो संयुक्त राष्ट्र जो है वो अंतरराष्ट्रीय संगठनों का है दिल और आत्मा जो है माना जाता है। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसे माना जाता है, हमारे यूनाइटेड नेशन को माना जाता है। ठीक है, और हेडक्वार्टर इन द कहां पर है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और द मेन एम क्या है, फाउंडेशन करना टू इज टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी की, मेंटेन करना पीस एंड सिक्योरिटी को, और डेवलप करना फ्रेंडली रिलेशन अमंग ऑल द नेशन, जो कि हेल्प करें नेशन वर्क टुगेदर और इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव द पुअर पीपल लिव। ठीक है, और एंडेवर टू एंड द हंगर्स और डिसीज और इलिटरेसी। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इजी कंसेप्ट है ये। ठीक है, समझ में आ गया है। बोला है कि हमारा जो आर्टिकल 111 आर्टिकल के साथ बोला है एक चार्टर साइन हुआ, यूएन चार्टर साइन हुआ, किसने किया, सान फ्रांसिस्को ने किया। कब किया, जून 1945 को किया। साथ में साथ 51 कंट्रीज ने इसको इस पर साइन किए। ठीक है, और उसके बाद क्या बन गया हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ है वो बन गया। कब बन गया, 24 अक्टूबर 1945 को बन गया, जब हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है, हाँ 30, मेरे को भी इतना याद है, 1939 से हुआ था 1444 तक चला। हाँ ठीक है,
और जो हमारा फर्स्ट हुआ था 1914 टू 1918 तक, 18 तक, ठीक है। हाँ, मेरे को इसी में 38 है या 44 तो मेरे को याद रह रहा था, ये कंफ्यूजन हो रही थी, ठीक है। तो फिर बोला है जो उसके बाद, ठीक है, ध्यान से सुनिए कि जो हमारा अक्टूबर 24 1945 को ये हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये बना गया, बन के तैयार हो गया, पूरा फोर्स में आ गया। और हेंस ये हम मानते हैं 24 अक्टूबर को क्या माना जाता है, इंटरनेशनल यूएन डे भी माना जाता है, यूनाइटेड नेशन डे भी मानते हैं। बोला है यूनाइटेड नेशन जो है इसे कंसीडर किया जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। और मेन एम क्या है इसका, कि फाउंडेशन करना और मेंटेन करना क्या, पीस एंड सिक्योरिटी, और डेवलप करना क्या, फ्रेंडली रिलेशन विद अनदर कंट्रीज, कि सभी कंट्रीज में क्या हो, फ्रेंडली रिलेशन जो है, मतलब जो एक मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वो विकसित हो सके, ठीक है। और गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रों को मिलकर भी काम करना चाहिए, और जिससे कि क्या हो, जो भुखमरी है और जो बीमारियां हैं और इलिटरेसी है, मतलब अशिक्षण जो है, इसको समाप्त किया जा सके, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ड्यू टू द यूनिक इंटरनेशनल चार्टर करेक्टर एंड पावर्स वेस्टेड टू द फाउंडिंग चार्टर एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक एक्शन ऑन द वाइड रेंज ऑफ इशू। बोला है कि अपने अद्वितीय जो अद्वितीय जानबूझकर जो चित्रण है या संस्थापक है या चार्टर में निहित शक्तियों के कारण संगठन के मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर कार्यवाही कर सकता है। वर्तमान में इसके कितनी कंट्रीज है, 193 कंट्रीज है। इतना ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है कि वर्तमान में कितनी कंट्रीज है, यू है हमारी 193 कंट्रीज है। और जो लेटेस्ट जो ऐड हुई थी वो थी साउथ सुडान, ठीक है। एक नवीनतम कितनी है, जो हमारी 193 कंट्रीज हैं, और लास्ट कितनी थी जी रश्मि, 193। और लास्ट कौन थी, साउथ सुडान थी। और दिस ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोवाइड करती है फॉर्म दिस इज अ मेंबर, दीज मेंबर स्टेट एक्सप्रेस व्यू, ठीक है। इतना याद रखना है कि यूएनओ जो है, ठीक है, यूएनओ जो है 24 अक्टूबर 1945 को बना, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ 1945 को बना। उसके बोला है कि इसे हार्ट एंड सोल भी कहा गया, ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। और इसका मेन एम क्या है कि इंटरनेशनल जो आपस में देश हैं सारे ही, उनमें क्या हो सके, फ्रेंडली रिलेशन बन सके, और पीस से सिक्योरिटी के जो है उनको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। इतना ही जो है याद रखना है। ईच मेंबर ऑफ द स्टेट एडेड टू द यूनाइटेड नेशन डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। बोला है 7 मिनट्स हो गए, ठीक है। बोला है कि जो प्रत्येक राज्य की सुरक्षा परिषद की सिफारिश जो है वो महासभा के निर्णय द्वारा संयुक्त राष्ट्र में जोड़ा जाता है। बोला है जो ईच मेंबर ऑफ द स्टेट है वो ऐड किए जाते हैं किसके डिसीजन पर, जनरल असेंबली, जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्गन है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो डिसीजन लेता है कि कौन से स्टेट को ऐड करना है, ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पर, सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर, ठीक है, कि किस महासचिव जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, ठीक है। बोला है द सेक्रेटरेट जर्नल मॉनिटर करते हैं किसकी, एक्टिविटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो है। बोला महासचिव संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों पर जो है वो नजर रखते हैं। बोला है he is considered to be the leader of the symbol of the organization idea and spokesperson for the interest of the people, क्योंकि यह संगठन जो है वो आदर्शों के प्रतीक है और लोगों के हित में के प्रवक्ता हैं। और वर्तमान में हमारे 9वें वर्तमान महासचिव क्या हैं, एंटोनियो गुटेरस जो है, ठीक है, ठीक है। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ये है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। जो सेक्रेटरी जनरल है इज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड चार्टर। द ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन इन द चार्टर इज इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन और स्पेनिश, ठीक है। जो हमारी चार्टर में उल्लेखित जो भाषाएं हैं आधिकारिक भाषाएं, जिसे कि हम क्या बोलते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, तो अंग्रेजी, फ्रेंच,
फ्रेंच और रूसी और हमारा रशियन जिसे हम बोलते हैं, और हमारा स्पेनिश। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कौन से हैं? तो देयर आर मेनली 6 प्रिंसिपल ऑर्गन एस्टैब्लिश्ड बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो कि हेल्प करते हैं रिसॉल्व करने के लिए किसको? डिस्प्यूट को, किस मैटर में? एंड एक्ट करते हैं मैटर कंसर्निंग द ह्यूमैनिटी। ठीक है, जो कि संबंधित मामलों में कार्य करने के लिए, मानवता संबंधित मामलों के में कार्य करने के लिए क्या करें? मदद करते हैं। और ये ऑर्गन कौन कौन से हैं? एक तो पहले है जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, और हमारा फोर्थ है सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कॉमनली नॉन एज आईसीजे जिसे हम मानते हैं। और लास्ट है हमारा सेक्रेटरीट। ठीक है, बात करते हैं जो हमारा जनरल, एक मिनट हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। ठीक है, या एक तो ना बोलते बोलते ऐसा होता है कि इंग्लिश में ना फ्लो थोड़ा अच्छा बन जाता है, तो फिर जब हिंदी वाली बात आती है तो थोड़ा सा जो है वो, एक मिनट। यदि राजीव जी जो क्लास में हैं, ठीक है, तो मेरे को बता दीजिए यदि समझ में आ गया है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी इसको। और यदि नहीं आया है या कोई कंफ्यूजन है तो मैं इसको दोबारा से हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, आई थिंक वो क्लास में नहीं है, रिकॉर्डेड ही देखते हैं। चलो, ऑर्गन कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशन के? संयुक्त राष्ट्र के अंग कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा मुख्य रूप से कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? विवादों को हल करने और मानवता से संबंधित मामलों पर कार्य करने की में मदद करते हैं। और इन अंगों में महासभा, सुरक्षा परिषद और ट्रस्टीशिप परिषद और हमारा आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है वो, और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसे हम आईसीजे के रूप में भी जानते हैं, और हमारा सचिवालय भी शामिल है। ठीक है, जनरल असेंबली क्या है? ठीक है, महासभा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। जनरल असेंबली क्या है? चीफ अथॉरिटेटिव ऑर्गन है एंड द ओनली यूनिवर्सली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन है, कि जो कि संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व निकाय है। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट होएगा? रश्मि या आपके अलावा कोई और भी है स्टूडेंट? बट ठीक है, कहीं भी किसी को, पूनम किसी को भी डाउट होएगा तो मेरे को बता दीजिएगा। जनरल असेंबली जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्गन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का। और जनरल असेंबली क्या है? चीफ अथॉरिटेटिव और ऑर्गन है किसका? एंड द ओनली यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है किसकी? यूएन की। ठीक है, बोला एकमात्र सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व निकाय है। ठीक है, इसे संयुक्त राष्ट्र का विचारशील और नीति निर्माण अंग जो है माना जाता है। ठीक है, इट इज कंसीडर्ड टू बी द डेलिबरेटिव और पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ऑल यूएन मेंबर स्टेट आर रिप्रेजेंट इन द जनरल असेंबली। बोला है सारी ही जो महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व है, और हर एक पर्सन के पास क्या होता है? एक वोट जो है वो देने का राइट होता है। जनरल असेंबली एंड ईच वन हैज अ वन वोट, बीइंग इन दिस टॉप मोस्ट पोजीशन इन द चेन ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, बोले अंगों में सबसे जो शीर्ष स्थान पर कौन है? तो चेन ऑफ ऑर्गन्स एंड पॉलिसीज एंड द रेजोल्यूशन मेड बाय द जनरल असेंबली कैरी हैवी मोरल वेट एंड क्रिएट अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। बोला है कि अंगों की श्रृंखला में शीर्ष स्थान पर होने के नाते, मतलब जो जनरल असेंबली है जो फर्स्ट ऑर्गन है, और हमारा फर्स्ट जो है वो सबसे चीफ अथॉरिटेटिव ऑर्गन भी इसे कहते हैं। इसके होने के नाते महासभा द्वारा बनाई गई सभी नीतियां और सभी संकल्प जो है भारी नैतिक वजन रखते हैं। मतलब कि जो भी जनरल असेंबली के द्वारा क्या बनाए जा रही है, जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है, कोई भी नीति बनाई जा रही है, वो काफी ज्यादा वेटेज रखती है, क्योंकि वो ज्यादा मतलब इसे चीफ अथॉरिटेटिव ऑर्गन भी कहते हैं। ये पॉलिसीज भी बनाते हैं, रूल रेगुलेशन भी जनरल असेंबली के द्वारा बनाया जाता है, और इसके मेंबर को राइट टू वोट भी होता है। 1 पर्सन के पास 1 वोट देने का राइट होता है। ठीक है, और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव जो है वो करते हैं। ठीक है, और असेंबली होल्ड अ जनरल डिबेट इन द ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर। ठीक है,
बोला है जो विधानसभा सितंबर से दिसंबर तक संगठन न्यूयॉर्क मुख्यालय में सामान्य बहस द्वारा आयोजित की जाती है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली एक तटस्थ पार्टी के रूप में इन बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक राष्ट्रपति चुना जाता है। मतलब ऐसे होता है ना कि हमारे अपनी कंट्री में जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही होते हैं हमारे यूनाइटेड नेशन में भी। ठीक है, असेंबली होल्ड करती है एक जनरल डिबेट। ठीक है, जनरल डिबेट होती है, बहस होती है। और ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में होती है। कब होएगी? सितंबर टू दिसंबर तक होगी। अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट क्या इलेक्ट किया जाता है? ईच ईयर, हर एक साल जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, जो कि प्रिजाइड ओवर दिस मीटिंग, जो कि इस मीटिंग का, जो ये मीटिंग होती है, ठीक है, उसका सदस्य जो है वो हो। ठीक है, और द न्यूट्रल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव द यूएन, बोला है कि जो तटस्थ पार्टी के रूप में इन बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक राष्ट्रपति जो है चुना जाता है। ठीक है, और स्पेशल सेशन आर ऑल्सो हेल्ड द डिस्कशन relevant issue at the request of the security council or the majority of the UN member। बोला है कि सुरक्षा परिषद या अन्य संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्यों पर अनुरोध या प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेष सत्र जो है आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है यहाँ से कि जो जनरल असेंबली है वो चीफ अथॉरिटेटिव ऑर्गन है। ये पॉलिसीज भी बनाती हैं और सबसे मेन ऑर्गन जो है इसे कहा जाता है, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑर्गन है। ठीक है, पॉलिसीज बनाता है और चेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है, मतलब चेन ऑफ ऑर्गन जो है वो कहा जाता है। और इसके हर एक मेंबर को क्या होता है? राइट टू वोट होता है। एक पर्सन के पास एक वोट होएगा और ये जो है इसके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज होंगी या जो भी रेजोल्यूशन तैयार किया जा रहा है वो काफी ज्यादा हैवी वेटेज रखता है इस असेंबली के लिए, क्योंकि ये जो है वो फर्स्ट ऑर्गन जो है माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ बोला है कि जो यहाँ पर क्या होगा, जनरल असेंबली में एक सत्र होगा, डिबेट होगी, जनरल डिबेट होगी। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है, और कब कब होती है डिबेट? होती है हमारी सितंबर टू दिसंबर में। ठीक है, और वहां पर एक पर्सन जो है इलेक्ट करा जाता है, प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट करा जाता है, एयर टू द प्रिजाइड ओवर दिस मीटिंग। ठीक है, ताकि जो है मीटिंग अच्छे से हो, मतलब मीटिंग में एक न्यूट्रल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुना जाता है। और स्पेशल सेशन भी होते हैं, जैसे कि टाइम टू टाइम यदि कोई जैसे होता है ना कि हमारे पार्लियामेंट में भी कोई ऐसा मुद्दा आ गया तो स्पेशल सेशन किए जाते हैं, इसी प्रकार से यूएन में भी वही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है तो बता दीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी का जो कि हमारा सेकंड ऑर्गन है। ठीक है, सेकेंड ऑर्गन है, कंप्राइज ऑफ 15 मेंबर्स होते हैं और ईच whom हैव वन वोट, कि हर एक पर्सन के पास क्या है? एक वोट होता है। ठीक है, और अनलाइक द जनरल असेंबली द मीटिंग आर हेल्ड ओनली व्हेन द वर्ड पीस इज थ्रेटन। बोला है कि महासभा की तरह, जो जनरल असेंबली की तरह बोला है मीटिंग नहीं होती टाइम टू टाइम, बस तभी होती है जब देश में क्या हो, मतलब जो जब विश्व में, ठीक है, वर्ल्ड में क्या हो, विश्व शांति के लिए खतरा हो। ठीक है, बैठकें केवल तभी आयोजित की जाती हैं जब विश्व शांति को खतरा हो, या जब भी कोई खतरा होता है तो एक मिनट। बोला है कि इसकी जो मीटिंग है तभी अरेंज की जाती है जब हमारा वर्ल्ड पीस इज थ्रेटन हो, जब भी विश्व शांति को खतरा हो, या जब भी खतरा होता है तो परिषद संबंधित पक्षों को शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा समझौते पर पहुंचने के लिए कहती है। बोला है कि यदि ऐसा हो कि इस थ्रेट की सिचुएशन अराइज हो रही है तो काउंसिल क्या कहेगी? सिक्योरिटी काउंसिल कहेगी कि कंसर्न पार्टीज को, जो भी जिन भी देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है, कि आप एग्रीमेंट बाय द पीसफुल नेगोशिएशन के द्वारा, मतलब आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है इसे हल कर सकते हैं। बट इफ लीड द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टी, बट ऐसा हो कि पक्षों के बीच में क्या गलत फहमी पैदा होती है तो परिषद प्रतिबंध लगाती है, और या बातचीत के माध्यम से संघर्ष विराम को सुरक्षित करने की कोशिश की जाती है, ताकि स्थायी शांति को बढ़ावा देने के लिए परिषद द्वारा एक विभिन्न अभियान जो है वो चलाया जाए। ठीक है, बोला है कि
यदि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए पार्टीज के बीच में, पार्टीज मतलब कंट्रीज के बीच में, ठीक है, काउंसिल इम्पोज करते हैं सेक्शन और द ट्राई करती है कि सिक्योर किया जा सके और कुछ टाइम के लिए जो है वो उनकी इस जो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है, उसको क्या कर दिया जाता है, विराम दिया जाता है, ठीक है। और नेगोशिएशन के माध्यम से जो है वो उसको बातचीत के माध्यम से ही इस डिस्प्यूट को पहले सॉल्व किया जाता है। और various operation to promote the lasting peace are taken up by the council, ठीक है, ताकि स्थायी शांति को बढ़ावा देने के लिए परिषद द्वारा विभिन्न अभियान जो है वो चलाए जा सके, ठीक है। फिर बात करते हैं चाइना, रशिया और यूनाइटेड किंगडम और हमारा यूएस एंड फ्रांस आर द 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। 15 मेंबर हैं इसके, 5 परमानेंट हैं और जो 10 है वो नॉन परमानेंट है, ठीक है। आर द परमानेंट स्टेट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द 15 स्टेट, ठीक है। 9 आउट ऑफ 15 मस्ट एग्री विद टू द रेजोल्यूशन विच नीड टू बी पास्ड। बोला है कि जब भी किसी को कोई ऐसा रेजोल्यूशन जो है वो पास करना होएगा, मतलब कोई भी जो सिक्योरिटी काउंसिल को कोई अपना रेजोल्यूशन पास करना होएगा, तो कितने सदस्यों की मान्यता जो है वो चाहिए, मतलब कितने सदस्य जो कितने मेंबर जो है वो सहमत होने चाहिए। जो 15 सदस्य राज्यों का एक हिस्सा है, बोला है 15 सदस्य में से 9 सदस्यों द्वारा जो है उस प्रस्ताव को मतलब पास किया जाना चाहिए और जिसे पारित होने की आवश्यकता है। हालांकि अगर 5 स्थायी सदस्य में से कोई भी असहमत होता है तो इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाता और इसे वीटो के रूप में भी जाना जाता है। और सुरक्षा परिषद विधान जो हमारी असेंबली है, ठीक है, कि जो हमारी जनरल असेंबली है, कि एक महासचिव की नियुक्ति से संबंधित सिफारिश करता है, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आया? बोला है कि आप क्या होगा, 50 मेंबर इसके जो है वो होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जिनमें से 5 जो है वो परमानेंट होते हैं, 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है। और जब भी इन सिक्योरिटी काउंसिल को क्या करना पड़ेगा, कोई रेजोल्यूशन जो है वो पास करना हो, तो कितने मेंबर जो है वो चाहिए, कितने मेंबर्स के द्वारा जो है वो ठीक है, हाँ, कितने मेंबर्स की जो है वो सहमति चाहिए, तो हमारे 9 मेंबर की। बट 9 मेंबर की सहमति चाहिए 15 में से, लेकिन ऐसा हो कि ये जो 5 मेंबर परमानेंट 5 मेंबर है ना, इनमें से कोई एक पर्सन भी उस प्रस्ताव को पारित नहीं करे और उसको पास नहीं करे, तो जो है ये रेजोल्यूशन जो पास नहीं होगा, ठीक है। मतलब एग्री ना करें, एनी ऑफ द 5 मेंबर परमानेंट मेंबर disagree that the resolution will not passed, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज अ वीटो, ठीक है जी रश्मि। 9 और सिक्योरिटी काउंसिल make the recommendation to relating to the appointment of the new state secretary general of the to the assembly, ठीक है। और ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। तो बोला है मेन रोल रहता है काउंसिल is to supervise and administration of the 11 trust territories and which come under the international trusteeship system or united charter, recognize this as one of the main organ of the United Nation। बोला है ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है, इस परिषद की एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो 11 ट्रस्ट क्षेत्रों में प्रशासन की निगरानी करना है, ठीक है। कि जो हमारी टेरिटरीज जो कि बोला इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप सिस्टम का क्या मतलब है कि सुपरवाइज करता है, मतलब प्रशासन पर निगरानी रखता है, टू अदर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और यूनाइटेड चार्टर रिकॉग्नाइज दिस वन ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, की यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है, ठीक है, इसने इसे संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक के रूप में जो है मान्यता दी है। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, जो हमारा सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद ट्रस्ट क्षेत्रों के लिए जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, काम करने के लिए जो है वो बनाया गया था। और इस परिषद में 5 स्थायी सदस्य जो है वो शामिल थे, ठीक है। कि ये क्या करता है, सिर्फ सुपरवाइज करेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन पर निगरानी जो है वो करेगा। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो इलेक्ट करती है एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, इसका चुनाव जो है वो किया जाता है, ठीक है। और
among the members they both hold their the office until the successor of the elected, ठीक है। वे तब तक अपना जो है वो पद धारण कर सकते हैं जब तक कि नया उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी का मतलब कि नया जो है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट नहीं होता, तब तक ये अपना ऑफिस जो है वो होल्ड कर सकते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी रहेगी, कितनी उनकी अवधि होती है, तो 5 ईयर जो है उनका टाइम पीरियड जो है वो रहता है। 5 ईयर तक के बाद जो है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है दोबारा से होगा और नए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चुने जाएंगे, ठीक है। और सिंस द क्रिएशन ऑफ द काउंसिल इज 11 ट्रस्ट टेरिटरीज हैव अटेन्ड इंडिपेंडेंस, बोला है कि इस परिषद के निर्माण के बाद, मतलब एक प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया और इसके कुछ मेंबर हो गए, ठीक है, उसके बाद क्या होएगा, सभी जो 11 ट्रस्ट क्षेत्रों ने स्वतंत्रता जो है वो उनको दी जाएगी, इंडिपेंडेंस जो दी जाएगी। और इन द ईयर 1994 द लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी है पलाऊ, जिसने की अटेन किया है इंडिपेंडेंस, ठीक है। मतलब कि वर्ष 1994 के अंतिम ट्रस्ट क्षेत्र में पलाऊ ने स्वतंत्रता प्राप्त की है और जिसके कारण परिषद के संचालन से को निलंबित कर दिया है, ठीक है, कि which lead to the suspension of the council's operations, ठीक है। समझ में आ गया है रश्मि और पूनम, जो भी क्लास में है तो बता सकते हैं। हमारे 2-3 ऑर्गन रहे हैं, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है, हमारा थर्ड ऑर्गन, जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो हमारा यहाँ पर आर्थिक आएगा, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है। और बोला है द इकोनॉमिक एंड द सोशल वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टेक केयर बाय द काउंसिल, जो हमारी संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक कार्यों का ध्यान जो है इस परिषद द्वारा किया जाता है। मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो भी आर्थिक, इकोनॉमिक और सोशल वर्क होंगे उसका ध्यान जो है कौन रखती है, तो हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रखती है। इट इज कंसीडर्ड टू बी द हार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जिसे भी हम क्या कहते हैं, हार्ट मानते हैं यूनाइटेड नेशन का। और ये इस्टेब्लिश की गई थी इन द ईयर 1945 और इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रमोट करना हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, प्रमोट करना क्या है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, प्रोवाइडिंग फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इनकरेज करना एंड प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम को, ठीक है। बोला है इसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या है, जीवन स्तर और आर्थिक सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना, ठीक है, पूर्ण रोजगार के अवसर देना और मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देना और उनकी रक्षा करना, ठीक है। यही इसका मेन ऑब्जेक्ट है। और जो हमारी जनरल असेंबली है, इसमें इलेक्ट होते हैं 54 मेंबर ऑफ गवर्नमेंट टू द पार्ट ऑफ द काउंसिल फॉर द टर्म ऑफ 3 years। बोला है महासभा 3 साल की अवधि के लिए इस परिषद का एक हिस्सा बनती है। बनने के लिए 54 मेंबर सदस्य सरकार का चुनाव करती हैं और उन्हें भौगोलिक प्रतिनिधित्व के लिए चुना जाता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ईच मेंबर हैज अ 1 वोट, और हर एक पर्सन के पास क्या होता है, एक वोट जो है वो देने का अधिकार होता है। एंड देयर हैपेंस टू बी द 4-week सेशन ईच ऑफ द जुलाई आइदर इन द न्यूयॉर्क, इन जेनेवा, or important thing to be noted that here that the council coordinate the work of few specialized UN agencies and meeting of the specific need। बोला है कि प्रत्येक जुलाई में न्यूयॉर्क या जिनेवा में 4 सप्ताहों का एक सत्र होता है। यहाँ यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि यह परिषद उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के काम करती है और इस क्षेत्र के तहत जो है संयुक्त राष्ट्र निकाय, जैसे कि हमारे अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है, और यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक जो यूनेस्को है, ठीक है, वो है, और हमारा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन पर ये जो है वो काम करती है। आपने देखा होगा कि
जो WHO है ना, वो ऐसा नहीं है, हर एक कंट्री में जो भी हेल्थ से रिलेटेड इशू होता है, जैसे कोविड आया था ना, तो WHO ने देखो कितना जैसे कि हर एक यहाँ पर WHO जो वर्ल्ड लेवल पर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी ना, तो वो किसी देश, किसी पर्टिकुलर देश के लिए नहीं, वो वर्ल्ड लेवल पर सभी देश जो भी मेंबर हैं हमारे यूनाइटेड नेशन के, उन सभी देशों पर काम करेगी। और सभी को जो है यदि ऐसा हो कि जैसे कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में जो, जैसे कि हमारे जैसे ताजमहल है, ठीक है, लाल किला है, ये सारे ही यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट जो है, ठीक है, इनको जो है प्रिजर्व करने, यूनेस्को का एक बोलते हैं कि यूनेस्को के अंडर आती है, मतलब इसको वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में इसे प्रिजर्व किया गया है, ठीक है। तो ये सारे ही जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है कि इंटरनेशनल लेबर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर देश के पर्टिकुलर एक कंट्री के लिए काम नहीं करते, वो वर्ल्ड लेवल पर सारी ही कंट्रीज पर जो है वो काम करती है, ठीक है। यदि ऐसा हो जाए, जैसे कोविड आया था तब भी WHO ने कितना काम किया था, ऐसा नहीं था कि हमारे इंडिया में ही कोविड आया था, मतलब सबसे पहले चाइना में आया, तो वहां से निकलकर हमारे इंडिया में आया, कितनी देशों की बुरी हालत हो गई थी, फिर अमेरिका में भी आया, मतलब बुरी हालत हुई, कितना ज्यादा लोग जो है उन्होंने अपनी जानें गंवा दी। तो ये सारा ही जो ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो आते हैं, तो वहां उनसे कौन डील, यदि हेल्थ का इशू होएगा तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहां डील करेगी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज फाउंड एट अ प्लेस, पीस प्लेस ऑफ इन हेग, बोला है ये जो है नीदरलैंड के हेग में, कल परसों भी मैंने बताया था ना, नीदरलैंड के हेग में जो है एस्टैब्लिशमेंट है, मतलब एस्टैब्लिश्ड है ये, ठीक है। हेडक्वार्टर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहाँ पर है, नीदरलैंड के हेग में है। और दिस इज अ डिफरेंशिएटिंग द फीचर ऑफ आईसीजे, ठीक है। बोला है कि आईसीजे जो है वो विभेदकारी विशेषता है, क्योंकि यह अन्य 5 अंग जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, जैसे कि हमारा इसे वर्ल्ड है, इसे क्या माना जाता है, वर्ल्ड कोड के नाम से भी बोला है, जाना जाता है, दिस ऑल्सो नॉन एज अ नेम ऑफ वर्ल्ड कोड, ठीक है। दिस वॉज एस्टैब्लिश इज 1945, ठीक है, एंड स्टार्टेड टू द फंक्शन 1946, ठीक है। 1946 से उसने फंक्शन जो है वो करना, मतलब काम करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। रश्मि अभी मेरे को लग रहा है आप ही रह गए क्लास में, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार बता दीजिए, जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोला है ये जो है वो सिचुएटेड है कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, नीदरलैंड के हेग में है, ठीक है। और इसे वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब वर्ल्ड को इंटरनेशनल लेवल का कोर्ट, ठीक है। जब से हमने इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टार्ट किया है, आपको समझ में आ रहा है रश्मि? मतलब कहीं भी किसी को कंफ्यूजन होगी वैसे, मतलब आपको लग रहा है कि अब पहले डेफिनेशन पार्ट को छोड़कर, उस दिन डेफिनेशन वाली क्लास तो फिर हमारी वो खतरनाक ही हुई थी, ठीक है। और उस तब भी हमने सोर्सेस किए थे, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, बट उसके अलावा जो बाकी क्लासेस हो रही हैं इंटरनेशनल लॉ की, ठीक है, हमने कल भी डिस्कस किया था, असाइलम, रिफ्यूजी, ये सारा ही अभी समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब तो नहीं लग रहा कि इंटरनेशनल जो लॉ है, जैसे हम अपने लॉ स्कूल में पढ़ते हैं ना, देखो तब हम ध्यान ही नहीं देते, ये चीजें हमें बाद में पता चलती हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना आपको? फिर बोला है बीइंग द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इट्स प्राइमरी फंक्शन है क्या, बोला है कि प्रिंसिपल हमारा जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग होने के नाते बोला है इसका प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, कि सेटल करना लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द नेशंस, की जो भी लीगल डिस्प्यूट हो रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना, सेटल करना, किसके किसके बीच में हो रहे हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय कानून के माध्यम से जो है उनको सेटल करना, जो अलग अलग कंट्रीज में हो रहे हैं इन अकॉर्डिंग विद इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो इन डिस्प्यूट को सॉल्व करना, और एडवाइस देना ऑन द लीगल क्वेश्चन रेफर टू और इट बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी
एंड दिस कोर्ट पास जजमेंट विच विल बी फाइनल। बोला है कि ये भी बात है कि जैसे होता है ना कि हाई कोर्ट में यदि हम केस हार जाए तो अपील कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो जो आईसीजे है वो क्या देता है, एडवाइस भी देता है, सलाह भी देता है। यह अदालत का निर्णय जो है वो करती है, वो अदालत का जो निर्णय होगा, आईसीजे का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उसकी जजमेंट जो है वो फाइनल होगी, उसके खिलाफ क्या होगी, अपील नहीं होगी, ठीक है। दिस कोर्ट इज प्रिजाइडेड ओवर द 15 जजेस, ठीक है। तो हमारे आईसीजे में कितने जजेस होते हैं, हमारे 15 जज होते हैं, और ईच फ्रॉम द डिफरेंट नेशन, जो कि अलग अलग नेशन से आते हैं, और दे सर्व द 9 ईयर, और 9 ईयर तक उनका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि 15 जजेस होते हैं, 9 ईयर के लिए वो काम करते हैं। जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल टुगेदर इलेक्ट द जज, और जो जनरल असेंबली और जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो दोनों ही मिलकर क्या करती हैं, इलेक्ट करती हैं किसको, जजेस को, ठीक है। हाउ एवर नो टू जज कैन बी फ्रॉम द सेम कंट्री। बोला है हालांकि कोई भी दो न्यायाधीश एक ही देश से नहीं हो सकते, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक न्यायाधीश, मतलब यदि 15 जज होंगे तो वो अलग अलग कंट्री से होंगे, सिर्फ इतना, ठीक है। द मेंबर ऑफ द कोर्ट डू नॉट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, जो मेंबर होंगे कोर्ट के वो रिप्रेजेंट नहीं, बोला है नहीं करते गवर्नमेंट को, ठीक है। और देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गन दैट असिस्ट द कोर्ट, जो सिर्फ ये काम करते हैं कि वो कोर्ट की सहायता, न्यायालय की सहायता करते हैं, जो कि रजिस्ट्री है, और इस न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं क्या है, अंग्रेजी और फ्रेंच है, ठीक है। बोला है कि इस अदालत में क्या होता है, 15 न्यायाधीश जो होते हैं, और जिनमें से इसके अलग राष्ट्र कौन से हैं, 9 साल तक वो काम कर, मतलब 9 ईयर तक वो काम करते हैं, और महासभा और सुरक्षा परिषद जो है वो मिलकर इन न्यायाधीशों का चुनाव करती है। हालांकि कोई भी दो न्यायाधीश जो हैं, ठीक है, एक देश से नहीं हो सकते, और न्यायालय के सदस्य अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नहीं करते, ठीक है, अपनी सरकार। ऐसा नहीं है कि यदि इंडिया से कोई जज जो है वो अपॉइंट होके गए तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं, तो वो सिर्फ क्या काम करेंगे, न्यायालय का जो भी कोर्ट का उनको काम दिया जाएगा, प्रशासनिक, यह एक प्रशासनिक अंग है जो इस न्यायालय की सहायता करता है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है, और इस न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं क्या है, अंग्रेजी और फ्रेंच है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा 6th ऑर्गन है सेक्रेटरीट, सचिवालय जिसे बोलते हैं, ठीक है। द 6th एंड द लास्ट मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, इज अ सेक्रेटरीट, is to comprise the head of which the secretary general along with the thousands of international UN staff member, along with the headquarter of the New York. Secretariat has various offices in the Geneva and Vienna, Nairobi, और हमारा अदर लोकेशन। बोला है सेक्रेटरीट जो है हमारा लास्ट और छठा जो है वो ऑर्गन है, ठीक है। अंतिम और मुख्य सचिवालय है, जिसमें से प्रमुख क्या है, महासचिवों के साथ हजारों अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का क्या होता है, स्टाफ सदस्य होते हैं। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय होने के साथ जो है सचिवालय के जनेवा, बेना, निरोबी और अन्य स्थानों में अपनी विभिन्न कार्यालय जो है होते हैं, और यह अंग जो है नीति निर्माण और अन्य विभिन्न कार्यक्रमों में अपने काम में संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों की क्या करता है, मदद करता है। मतलब जो भी अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा जनरल असेंबली हो गया, सेक्रेटरीट हो गया, हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, इन सभी ऑर्गन की क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, पॉलिसी मेकिंग में। जब भी पॉलिसी मेकिंग का काम आ जाएगा तो वो हेल्प करेगा वेरियस प्रोग्राम में, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है इसका, ठीक है। वैसे देखा जाए तो नोट्स बहुत बहुत अच्छे, इजी से नोट्स है ना, तो आप यदि खुद से भी बाद में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से जो है वो समझ आएगा, यदि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को लेके चलेंगे तो, ठीक है। बोला है मेन फंक्शन क्या है, ऑर्गन इज टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है, कि क्या करना, कैरी आउट करना, किसको, मतलब जो सदस्य जो भी संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक कार्य हैं उनको पूरा करना, और द मेंबर कैरी आउट द डे टू डे वर्क एज अ यूनाइटेड नेशन एज अ डायरेक्शन ऑफ द जनरल असेंबली एंड द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स। बोला है कि इन सभी कार्यों में शांति रक्षा और कार्यों का प्रशासन जो है
और सामाजिक और आर्थिक रुझानों का जो सर्वेक्षण जो है करना और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करना भी शामिल है। बोला है दीज वर्क इंक्लूड, मतलब इनके वर्क में क्या क्या इंक्लूड है, एडमिनिस्ट्रेटिंग पीस कीपिंग ऑपरेशन, ठीक है, और सर्वे सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स, और ऑर्गेनाइजिंग वेरियस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, अदर अदर बोला है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। मतलब चाहे आप एनवायरमेंट को ले लो, वर्ल्ड लेवल पर, जैसे वर्ल्ड एनवायरमेंट का मुद्दा आ गया या हेल्थ का कोई आ गया, ठीक है, जिसमें कॉन्फ्रेंसेस जो है वो ऑर्गेनाइज करी जाती हैं, डिस्कस किया जाता है वेरियस इशू को, और ईच डिपार्टमेंट और ऑफिस इज of the secretariat carry a distinct area of the action or responsibility, ठीक है, हर एक जो कार्यालय है उसकी जिम्मेदारी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये हमारे लास्ट थे, ठीक है। बोला है द सेक्रेटरी जनरल, जो सेक्रेटरी जनरल क्या होता है, चीफ इज द चीफ ऑफिसर होता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का। जो महासचिव है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक मुख्य और प्रशासनिक अधिकारी है। उन्हें हम जो सुरक्षा परिषद की सिफारिशों के साथ 5 साल के कार्यालय के लिए महासभा द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, ठीक है। एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द 5-year टर्म विद द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। He direct the work of the staff known as internal civil servants, and these people work for all in 193 countries, ठीक है, 193 member state, and take order from the secretary general, and there have been 8 secretary general so far and present, and the 9th being there's a हमारे एंटोनियो गुटेरस जो है वो हमारे लास्ट जो है 9th वर्तमान के महासचिव हैं, ठीक है। बोला है जो अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवकों के रूप में भी जाने जाते हैं और कर्मचारियों के नाम को निर्देशित करता है, और ये 193 जो सदस्य हैं उनके लिए काम करते हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए काम करते हैं। महासचिव से आदेश लेते हैं, जब अब तक जो है वो 8 महासचिव हुए हैं और 9th जो है वो ये है, ठीक है। यहां तक खत्म हो गया है। रश्मि समझ में आ गया है? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कर लें या क्या किया जाए? हमारा सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली वैसे तो हमने अभी भी 2-3 टॉपिक जो है वो कर लिए वैसे, है ना, बट देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। बोला है यदि ऐसा हो, ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय कोई कानून विवाद हो जाए, ठीक है, डिस्प्यूट हो जाए, इंटरनेशनल लेवल पर कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको किस प्रकार से सेटल किया जाएगा। बोला है व्हाट इज अ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट इन इंटरनेशनल लॉ। तो बोला है कि अंतरराष्ट्रीय कानून में विवादों का शांतिपूर्ण निपटान है क्या, ठीक है, मतलब पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है क्या। तो बोला है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सिग्निफिकेंट करेक्टर। बोला है अंतरराष्ट्रीय विवादों का प्रशांत जो है निपटान एक, मतलब पैसिफिक सेटलमेंट करना एक महत्वपूर्ण है और अंतरराष्ट्रीय कानून का एक महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। ये राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग से संबंधित है। बोला है हम डिस्प्यूट को सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं ताकि सारे ही जो स्टेट हैं वो उनका रिलेशन और कॉपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके। बोला है इनकी ताकि फ्रेंडली रिलेशन जो है वो मेंटेन किया जा सके, और किसके बीच में, जो अंतरराष्ट्रीय जो अलग कंट्रीज हैं उनके बीच में। बोला है वह राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध या सहयोग से संबंधित है और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर विकसित किया गया है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर में भी तैयार है, ठीक है। मतलब कि आप एक सिंपल वर्ड्स लेके चलो, जैसे कि सिंपल वर्ड्स में हम समझते हैं कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो है वो इंटरनेशनल लॉ में हम देखते हैं। इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं तो वो डिस्प्यूट किसके होंगे, कंट्रीज के होंगे, ठीक है। जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इन सभी कंट्रीज में क्या है, डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है। कोई भी विवाद उत्पन्न हो गया, उसको कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेटल कर सकते हैं। बोला है ये इंटरनेशनल लेवल पर हम डिस्प्यूट को सॉल्व किस लिए करते हैं,
ताकि मेंटेन कर सके क्या, फ्रेंडली रिलेशन विद अमंग द नेशन, की अदर कंट्रीज के बीच में हम मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वो स्थापित कर सके। और ये तभी संभव होगा यदि सारी ही कंट्री क्या करेंगे, सहयोग करेंगी, कोऑपरेट करेंगी, ठीक है। और इसको हम बहुत डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या है, मतलब किस किस तरीके से क्या है इन इस डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है। तो पहला है नेगोशिएशन करके, बातचीत करके, ठीक है, बातचीत करके। और दूसरा है कि गुड ऑफिसेस, की अच्छे कार्यालय के द्वारा, ठीक है। और मेडिएशन मतलब मध्यस्थता। मेडिएशन होता क्या है, जिसमें जैसे कि वन कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हो गया, बी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया, इन दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो सी कंट्री क्या करेगी, मेडिएशन करेगी इन दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी, ठीक है, जहां पर थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व होती है और मेडिएशन के लिए। और कैंसिलेशन मतलब समझौता होता है। आर्बिट्रेशन भी यही होती है, मध्यस्थता ही होती है। और टाइप ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट जिसको हम कल करेंगे, और डब्ल्यूएचओ है, ठीक है। हमारा डब्ल्यूएचओ है, एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि यदि हमारा ये आज कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो हम जो है वो कल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कर लेंगे। एक्चुअली ह्यूमैनिटेरियन लॉ का जो है वो बहुत ज्यादा आता नहीं है, इतना ज्यादा जो है वो टॉपिक आता नहीं है ये, इसलिए हम इसको भी शॉर्ट शॉर्ट में ही करेंगे। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को हम, मैंने तो देखा कि हमने ठीक ही कर लिया है, मतलब एक्सप्लेन तो अच्छे से कर रहे हैं ना सभी को, छोड़ थोड़ी रहे हैं किसी को भी। तो हमने ह्यूमैनिटेरियन लॉ को, आप देखेंगे कि हमारा जो यूजीसी नेट लॉ की जो बुक है ना, अरिहंत का जो कंपेंडियम है, उसमें तो इतना दिया भी नहीं है जितना कि हम अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और कहीं भी किसी को भी कंफ्यूजन होगा तो बता दीजिएगा। रश्मि, ठीक है, रश्मि ठीक है ना, मतलब अच्छे से चल रहा है, आपको ठीक लग रहा है ना कि अच्छे से चल रहा है, हम अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं सभी चीजों को, है ना। ठीक है, जाते जाते मैं ये बता दूं कि ये यदि आप हमारे इस सेशन को यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, तो यदि हमारे पेपर 1 पेपर 2 में से कोई भी कोर्स जो है वो आपने परचेज करना हो, तो आप कोड यूज कर सकते हैं पूजा 10, जिससे आपको 10% जो है वो ऑफ मिलेगा। और साथ ही साथ यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारे पेपर यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के अलावा कोई भी कोर्स जो है वो परचेज करना हो, तो आप कर सकते हैं। यदि आप कोड यूज करेंगे पूजा 10, देन आपको 10% ऑफ मिलेगा। और साथ ही साथ इसी के साथ आज के सेशन को यहीं तक खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच रश्मि, ठीक है।